सर। जी, विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यानमाला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम 481 और 9 साल अनवरत पूरा करने के बाद हम 10वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। और ये निःशुल्क व्याख्यानमाला अनेक लोगों को लाभान्वित करते हुए आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां आहार और जल के माध्यम से आयुर्वेद पूरे विश्व में छाया हुआ है, उस टॉपिक को हम आज देखेंगे। और बहुत ही अच्छे स्पीकर हमारे साथ है। तो जैसे हम प्रत्येक लेक्चर में अपना लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार अपने स्पीकर का परिचय देते हैं, जो हमें बहुत मायनों में कहीं ना कहीं अग्रेसित करता है और हमें प्रेरित करता है। तो ऐसा ही मैं आज के लेक्चर से पहले अनुभव कर रही हूँ। और आज के लेक्चर डॉक्टर कमलेश सर लेंगे और बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आपको आपका परिचय सबके सामने रखना चाहूंगी। सर का एमडी से आपका बैकग्राउंड है, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और मैं देख रही थी कि बीएमएस में कोर्स करते हुए आपने फर्स्ट गोल्ड मेडल को जीता है, सिक्योर किया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा मुझे लगा कि मैं ऐसा कह सकती हूँ पक्के लक्षण पालने में, कि बीएमएस के समय ही पता चल गया था कि आगे ऊपर आप क्या क्या अपने जीवन में करेंगे। और अभी वर्तमान समय में करंटली चीफ फिजिशियन 8th आयुर्धाम में अभी वर्तमान समय में लखनऊ में आप कार्यरत है। इससे पहले आपने एक्स सीनियर कंसल्टेंट सर गंगाराम हॉस्पिटल में आपने न्यू दिल्ली में अपनी सेवाएं दी। एक्स विजिटिंग कंसल्टेंट नेचुरली योर्स नैरोबी केंद्र में भी आपने अपनी सेवाएं दी है। और एज अ एक्स फिजिशियन मुल्तानी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी में भी आपने सेवाएं दी है। तो मैं समझती हूँ सर गंगाराम में भी आपने 20 साल से ज्यादा समय दिया है। और आप एक ऐसे मेडिकल स्टूडेंट इन लाइफस्टाइल who has been treating so many patients and coaching the people since last more than 20 years. ये बहुत बड़ा एक समय का मार्क है कि मुझे लगता है कि आज हम इस टॉपिक के अनुभव से लाभान्वित होंगे। इसके साथ साथ मैं आपके एजुकेशन एक्टिविटी देख रही थी। मोर देन 35 अवार्ड्स फ्रॉम डिफरेंट नॉट ओनली द फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, बल्कि उसमें यूनियन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, सो मेनी गवर्नमेंट्स एंड मुझे लग रहा था कि जम्मू कश्मीर से लेके तेलंगाना से यूपी गवर्नमेंट से और बहुत सारी जगह से आपको अवार्ड मिलते हैं। और मुझे लगता है कि ये हम सबके लिए, जो मैं ब्रीफ में सभी पार्टिसिपेंट्स के सामने रखना चाहूंगी। जैसे 7th अवार्ड विश्व आयुर्वेद संगठन के माध्यम से नवंबर 2021 को मिले हैं आपको। इसी तरीके से आपको बहुत सारे अवार्ड्स विदेश से भी मिले हुए हैं, जहां आप अपनी कंसल्टेशन की प्रैक्टिस उनको सर्विसेज देते हैं, वहां से भी आपको उसमें मिला है। इसके सिवाय आपने एप्रिसिएशन लेटर्स फ्रॉम सो मेनी गवर्नमेंट्स एंड नॉन ऑर्गेनाइजेशन एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड इवन एनजीओ से भी आपको मिला है। यू ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड हेल्थ फोरम फ्रॉम द अदर कंट्री। ये भी मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को कहना चाहूंगी कि चाइना, जर्मनी, फ्रांस, केन्या, ऐसे सभी जगह से भी डॉक्टर साहब को रिकॉग्निशन लेटर हेल्थ फोरम के पास है। इसके साथ साथ आपका बहुत सारे टीवी चैनल में आज तक, एबीपी न्यूज, डीडी न्यूज, स्टार न्यूज, इंडिया टीवी, IBN7 एंड सो ऑन, बहुत सारी जगह पे आपने वर्तमान समय में चलने वाले टॉपिक्स के ऊपर स्ट्रांगली आयुर्वेद का डबल मार्क्स रखना और बड़ी सम्मानजनक स्थिति में आयुर्वेद को पहुंचाने के लिए आपने अपना हमेशा बौद्धिक क्षमता का पूर्ण उपयोग किया है। तो मैं समझती हूँ ऐसे विद्वान स्पीकर को आज यहाँ आमंत्रित करके मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। और आज के टॉपिक के लिए मैं आपको आमंत्रित करूंगी। ओवर टू यू डॉक्टर अरोड़ा।
सबसे पहले आपको चरण वंदन और हमारे इस डिस्कशन में जुड़े सभी मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरे कलीग्स को मैं प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और मैडम ने इंट्रोडक्शन कुछ लंबा दिया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इतना लंबे इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं थी। हम सभी लोग जहां जहां हैं अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं कि कुछ अच्छा करें। आयुर्वेद के लिए अच्छा करने के लिए बोल के वो अब वापस अपना ही अच्छा हो रहा है, तो इसलिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है, भगवान धन्वंतरी से, कि हम लोग जो प्रयास करते हैं वो फलीभूत हो, हम सब लोग को मान मिले, सम्मान मिले। आयुर्वेद जो है पुनः जो अपनी प्रतिष्ठा एक समय पे खो चुका था विभिन्न कारणों से, वो वापस से प्रतिष्ठित हो, क्योंकि आयुर्वेद के प्रतिष्ठित होने में ही जन कल्याण है और आयुर्वेद के प्रतिष्ठित होने में ही स्वास्थ्य छिपा है, कोई और रास्ता नहीं हो सकता। तो इसलिए आज हम सब लोग मिलकर डिस्कस करेंगे कैसे, और टॉपिक आज का बड़ा सिंपल है, वैदिक वे ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि आयुर्वेद सम्मत जल पीने की विधि की हम बात करेंगे कि कैसे जल की क्या महत्ता है, जल किस कंडीशन में जो है हमें कैसे पीना चाहिए। अपना विषय शुरू करने से पहले एक बात हम लोग आपस में सब जानते हैं, फिर भी दोहराना चाहूंगा कि इस जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। नंबर एक हमारी आयु यानी एज, क्वांटम ऑफ लाइफ, और दूसरा हमारा होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि हमारा स्टेटस ऑफ हेल्थ। आज सब कुछ हमें अच्छा दिखने के बावजूद भी आई थिंक ऑल ऑफ अस विल बी कन्विंस्ड कि हमारा जो क्वांटम ऑफ लाइफ है एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये दोनों हमारा डिक्लाइन कर रहा है, नीचे जा रहा है। हम में से शायद कोई भी स्वस्थ नहीं है, कोई शारीरिक रूप से तो कोई मानसिक रूप से तो कोई। हमारी आयुर्वेद में स्वास्थ्य की परिभाषा अगर देखें तो उसमें तो समाज भी है, उसमें तो अध्यात्म भी है, सब कुछ जुड़ा है। होलिस्टिक वेलनेस की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की बीमारी से हम सब ग्रसित हैं। और जब हम क्वालिटी की ओर देखिए, बात कीजिए कि आज हमारे घरों में दवाइयां, मेडिसिन, वो राशन के रूप में, मासिक राशन जैसे घर में आता है ना, मंथली राशन आता है, लिस्ट आती है, इतना चावल, इतना दाल, इतना गेहूं, ये सब जो आता है, ऐसे ही अब घर घर में दवाइयां आ रही हैं, चाहे वो न्यूट्रास्यूटिकल्स की हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स की हो, लेकिन मेडिसिन भी अब मासिक रूप से मंथली हमारे घरों में आ चुकी है कि भाई पापा की शुगर की दवाई, मम्मी के ब्लड प्रेशर की दवाई, बेटे की एलर्जी की दवाई, तो ये सब सिचुएशन है। क्वांटम की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आज उस इरा में, उस समय में जब हम लोग सो कॉल्ड, हम पढ़े लिखे हैं, हम हेल्थ अवेयर हैं, हम टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग हैं, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है, हमारे पास इमरजेंसी सर्विसेज हैं, सब कुछ है, लेकिन वास्तव में वो जो 100 साल का फिगर था लाइफ को लेके, कलयुगी फिगर, सतयुग में तो लोग, या इवन वैदिक काल में 400 साल की आयु मनुष्य की बतलाई गई है, और ऐसे उदाहरण भी हैं। आप सुश्रुत पढ़िए, जब वहां पे जब शव का सिलेक्शन की बात आई कि कैसा बॉडी हो जिसको हम डिसेक्ट करें, तो वहां पर आया कि ऐसा बॉडी जो 100 वर्ष से पुराना हो। पहले बात की कि जवान शरीर हो, जिसका कुछ भी गायब ना हो, दांत आंख सब कुछ सही से इंटैक्ट हो, शरीर सही हो, वो डेड बॉडी का, और 100 वर्ष से पुराना हो, मतलब उस समय 100 वर्ष का व्यक्ति भी जवान होता था। तो आज के टाइम पे जो कलयुगी 100 वर्ष की आयु है, ये हम लोगों के लिए एक इम्पॉसिबल फिगर बन गई। ड्रीम फिगर नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं इम्पॉसिबल फिगर बन गई है। सब कुछ होने के बावजूद भी आज हम 100 वर्ष तक नहीं पहुंच रहे हैं। 70-75 तक कोई बहाना बनकर हम जो है विदा हो जाते हैं। सो कहने का मतलब है कि क्वांटम ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों ही बहुत बढ़िया से कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं। हमने अपने जो 50 वर्ष की आयु है, 52 वर्ष की आयु है, उसमें उम्र को लगभग 25 वर्ष कम होते हुए देखा है। अगर मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करूं तो मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे नाना, मेरी नानी या उनके जैसे जो लोग थे वो 9500 तक जाते थे। आज मेरे ख्याल से जो अभी हमारे बुजुर्ग हैं, एल्डरली हैं, वो शायद 90 तक चले जाए, 95 तक, बट जो आज का यूथ है उसके लिए तो ये फिगर अब इम्पॉसिबल बन चुका है।
सो सिचुएशन बहुत खराब है, ये हमें मुक्त कंठ से स्वीकारना होगा। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण जो सीधा सीधा नजर आता है वो है, हम कहीं ना कहीं हमारा खान पान गड़बड़ हो जाना और हमारी लाइफ स्टाइल का गड़बड़ हो जाना। हम सब जानते हैं, हम सब यहाँ पे जो बैठे हैं मेडिकल फैटर्निटी से हैं, कि अगर 3 तरह की डिजीज की बात करें तो उनमें जो इन्फेक्शियस, एक्सीडेंटल, ट्रोमेटिक जो डिजीज होती हैं, जेनेटिक डिजीज होती हैं, उन सब का कंट्रीब्यूशन जो है वो 20 to 25% होता है। कि आपको इन्फेक्शन हो गया, आपको ट्रॉमा की वजह से, आपको इंजरी की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई शरीर में, आपको हेरिडिटरी या जेनेटिक कोई आपको प्रॉब्लम आप कैरी कर रहे हैं। जो 75% 80% प्रॉब्लम्स हैं वो सो कॉल्ड आज के टाइम पे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में आ गई है। चाहे बाद में उसको आप शुगर बोले, चाहे उसको ब्लड प्रेशर बोले, चाहे उसको ब्लॉकेजेज बोले, ये सब मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं। ये इनका सीधा सीधा संबंध हमारे जो है, इनको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी डाइट और हमारी लाइफ स्टाइल में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस से, किसी गलती की वजह से हमें इन बीमारियों को फेस करना पड़ रहा है। और सौभाग्य की बात यह है कि अब इस बात को हमारा जो जनता जनार्दन है, जो लोग हैं, जो समाज है, वो मान भी चुका है कि भाई और कोई ऑप्शन नहीं बचा, आपको डाइट और लाइफस्टाइल ठीक करनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, कौन ठीक कराएगा? कौन ठीक कराएगा? अब लोग चाह रहे हैं कि हमें ऐसे डॉक्टर्स चाहिए जो प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करें, जो हमें बीमार ना पड़ने दें, जो हमको डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में बताएं, सीजन में किस तरह का खाना खाएं, किस सीजन में किस तरह का खाना खाएं, ये हमें बता सकें। तो ये कौन बताएगा? तो मेरा बहुत स्पष्ट सा जवाब है, इसे अगर कोई बता सकता है तो वो केवल आयुर्वेदिक डॉक्टर बता सकता है, आयुर्वेदिक स्कॉलर बता सकता है। रीजन बीइंग, बड़े गौरव के साथ कहता हूं कि इस पूरे विश्व में अगर प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में, यदि डाइट के बारे में, यदि लाइफस्टाइल के बारे में कहीं पर भी संपूर्णता से, तर्क के साथ, वैज्ञानिकता के साथ, समझ में आने वाली तर्क के साथ अगर कहीं पे कोई लिटरेचर अवेलेबल है तो उस लिटरेचर का नाम है आयुर्वेद। अदरवाइज कहीं कुछ भी नहीं है। एक पन्ने का लिटरेचर भी आज और अदर देन आयुर्वेद कहीं पे उपलब्ध नहीं है। सो शायद यही बात दिमाग में आती है कि अब समय आ चुका है कि वो जो लोगों के बीमारी ठीक करने से जो कमाई होती है वो तो होनी ही है, लेकिन उससे अधिक कमाई हो सकती है, उससे अधिक मान और यश मिल सकता है यदि हम प्रिवेंटिव हेल्थ के क्लिनिक खोल के बैठे, यदि हम ऐसे सेंटर्स जहां पे लोग आए और जस्ट प्रिवेंटिव पर्पज से समझ करके जाएं, हमें फीस दे करके जाओ, उसमें हमारा भी हित है, आयुर्वेद का भी मान बढ़ता है और लोग भी ठीक होंगे। तो इसी कड़ी में मैंने थोड़ा सा कि खान पान पे काम करते हैं, और अब कौन सा आइटम पकड़ा जाए। अब इस दिमाग में बात तो आ गई कि मुझे खाने पीने की चीजों पे स्टडी करनी है, लोगों को बताना है। मोटा मोटा तौर पे तो बताते ही हैं सब लोग, लेकिन थोड़ा सा अच्छा सा एक वास्ट स्टडी करनी है। तो किस आइटम को सबसे पहले चूज किया जाए, ये मैं बात आपको जो अभी बोला हूं, ये मेरे दिमाग में आया था इन 2015, यानी कि आज से लगभग 8-9 साल पहले। तब मैंने डिसाइड किया कि चलो लेट मी स्टडी वाटर फर्स्ट। सबसे पहले मैं जल पढ़ता हूं कि हमारा शास्त्र क्या बोलता है, हमारे वेद क्या बोलते हैं जल को लेकर के। क्योंकि जल एक ऐसा आइटम है, जल एक ऐसा खाद्य पदार्थ है कि जिसे कोई अमेरिकन, कोई अफ्रीकन, कोई यूरोपियन, कोई इंडियन ये नहीं कह सकता कि भाई ये तो मैं नहीं खाता, ये तो मैं नहीं सेवन करता। तो इसलिए मैंने सबसे पहले जल को उठाया कि पहले जल के बारे में चलते हैं कि आज जो समाज है, आज जो लोग हैं, उनका परसेप्शन क्या है पानी को लेकर के, और हमारा शास्त्र क्या बोलता है, क्या दोनों मैच करते हैं, कहीं पे कोई त्रुटि तो नहीं है। ये विषय दिमाग में रख करके मैं निकला। सबसे पहले, शायद मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि इंक्लूडिंग मी, सभी लोग यही कहते मिलते थे कि इफ यू वांट टू कीप हेल्दी यू ड्रिंक मैक्सिमम पॉसिबल वाटर। आप पानी खूब पीजिए। किस लिए? पेट सही रखना है तो पानी पीजिए, बॉडी को डिटॉक्स करना है तो पानी पीजिए, आपको अपना शुगर, ब्लड प्रेशर ठीक करना है तो पानी पीजिए। आप अगर 10 लीटर पानी रोज पिएंगे तो आपका कैंसर भी ठीक हो जाएगा। सो इस तरह की कुछ अवधारणाएं, मैं आम जन की बात नहीं कर रहा हूं,
वो डॉक्टर्स के मुंह से भी सुनने को मिलती थी। हर दिन व्हाट्सएप मैसेज आते थे, इतने लीटर पानी पे ये बीमारी चली जाती है, इतने लीटर पानी पे ये बीमारी चली जाती है। सो जब चिंतन शुरू किया, विचार शुरू किया, डॉक्टर्स से मिलना शुरू किया, तो आप विश्वास कीजिए कि आखिर अधिक मात्रा में पिया गया पानी कैसे पेट को ठीक करता है। ना तो कोई चिकित्सक इसका शास्त्रीय वैदिक विवेचन दे पाया और ना ही कोई वैज्ञानिक विवेचना सामने आई। कैसे अधिक पिया गया पानी बॉडी को डिटॉक्स करता है, विश्वास कीजिए एक भी डॉक्टर, एक भी इवन आयुर्वेदिक स्कॉलर नहीं बता पाया कि पानी से कैसे बॉडी डिटॉक्स होती है। ब्लड शुगर कैसे ठीक होती है, ब्लड प्रेशर कैसे ठीक होता है, कैंसर कैसे ठीक हो सकता है। कहने का मतलब कहीं से कोई भी विवेचना नहीं थी, बट अधिक पानी पीजिए सब ठीक हो जाएगा, ये प्रचलन था। आपका थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा, जैसे मैंने बोला, शायद अनफॉर्चुनेटली मैं तो खैर पिछले 8 साल में मैंने 22 स्टेट्स में जा जाके लगभग 85 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोर देन 1000 आर्टिकल्स मेरे पब्लिश हुए हैं इन 11 डिफरेंट लैंग्वेजेस। 1000, मोर देन 1000 आर्टिकल्स इन 11 डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो मैंने काफी इस बात को कि वैदिक वे ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्या है प्रसारित करने की कोशिश की, सो दैट लोग अपने पानी को ठीक करें, क्योंकि पानी का मुझे लगता है कि स्वास्थ्य में बहुत बड़ा रोल है जो मैं अब देख पा रहा हूं। तो मैंने प्रसारित किया, लेकिन आज भी अभी बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या है जहां पे लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुंचा, और शायद हमारे बीच के लोग ही आज भी पेट खराब होने पे पानी अधिक पीने को डायरेक्शन देते हैं, लिखते हैं। सो उन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं, केवल डिस्कशन है, मैं फिर कह रहा हूं डिस्कशन है, कि इन जनरल जब किसी व्यक्ति का पेट खराब हम बोलते हैं तो इसका मतलब है उसको गैस बन रहा है, उसको एसिडिटी हो रही है, उसको ब्लोटिंग हो रही है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसको नोजिएटिंग टेंडेंसी है, उसको आईबीएस है, बार बार प्रेशर बनता है। सो इस तरह के सिम्टम हमें इन जनरल जब होते हैं तो हम बोलते हैं कि इस व्यक्ति को पेट खराब है, यानी कि अजीर्ण है। अब अजीर्ण भी हम जानते हैं कि अजीर्ण क्यों होता है, तो वो भी होता है कि उसमें अजीर्ण भी बेसिकली उसमें चाहे आमा अजीर्ण है, चाहे वो विदग्ध अजीर्ण है, चाहे वो विस्तब्ध अजीर्ण है, किसी भी तरह का अजीर्ण है, तो उनमें बेसिक जो पैथोलॉजी है, बेसिक जो इटियोलॉजी है, वो है हमारी अग्नि का डिस्टर्ब हो जाना, और उसमें भी मोटा मोटा तौर पे अग्नि का मंद पड़ जाना, डिस्टर्ब होकर मंद। अगर अग्नि विषम है तो भी वो बेसिकली मंद ही हो रही है, लेकिन विषमता से मंद हो रही है। कहीं पे आमाजीर्ण है तो वहां सीधे मंद हो रही है। तो विदग्धाजीर्ण में भी अग्नि, बेसिक करेक्टर अग्नि का क्या होता है, वो मंद हो जाती है, तो खाना सही से नहीं पचता और हम किसी ना किसी तरह के अजीर्ण के शिकार हो जाते हैं। और जिस तरह का अजीर्ण होता है, जिस तरह की प्रकृति होती है, उस तरह के लक्षण हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर प्रकृति जो है वो कफ की है तो टुवर्ड्स कॉन्स्टिपेशन अधिक केसेस मिलेंगे, वात की है तो ब्लोटिंग की तरफ मिलेंगे, गैस अफारा रहेगा, पित्त की तरफ है तो वो विदग्धाजीर्ण चला जाएगा। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो भी इंडाइजेशन के सिम्टम है उसका बेसिक कोज है अग्नि का डिस्टर्ब हो जाना, यानी कि अग्नि का मंद पड़ जाना। अब अग्नि की मंदता के पीछे वजह की वजह से अजीर्ण हुआ और आपको सिम्टम आ गए। अब क्या चिकित्सा सूत्र होना चाहिए? चिकित्सा सूत्र ये होना चाहिए कि आप अग्निवर्धक जो भी हमारे पास मेडिसिन हैं या हर्ब्स हैं, उनका इस्तेमाल करके अग्नि का वर्धन करो, अजीर्ण को दूर करो, और जो भी सिम्टम है वो चला जाएगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि हमने अजीर्ण की चिकित्सा ना करके, फायर को ना बढ़ा करके, अग्नि का वर्धन ना करके, हमने अग्नि के यूनिवर्सल ओपोनेंट वाटर का इंटेक बढ़वा दिया। ये पानी अधिक पीने से कैसे अग्नि का वर्धन होगा, कैसे वो इंडाइजेशन की कंडीशन दूर होगी, कैसे वो सिम्टम ठीक होगा, ये एकदम समझ से परे। मतलब हमने चिकित्सा सूत्र को पलट दिया। जहां पे अग्नि वर्धन करना था शरीर में, वहां पे हमने जल वर्धन करके अग्नि को और मंद कर दिया, और एक व्यक्ति के कॉन्स्टिपेशन को, गैस को और बॉडी में सेटल कर दिया। देखिए, मेरी इन बातों को व्यवहारिकता से समझिए।
आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, हमारे घर के लोग हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनसे बात कीजिए, वो बोलेंगे कि साहब पहले 1 गिलास पानी सुबह पीते थे तो हमारा पेट साफ हो जाता था, फिर वो 2 गिलास पीने लगे, फिर वो 4 गिलास पीने लगे, अब वो गर्म पानी पीते हैं, टहलते हैं, फिर आके बैठते हैं, फिर जोड़ लगाते हैं, फिर भी उनको आपका कॉन्स्टिपेशन को मल त्याग नहीं हो पाता। तो कहने का मतलब है अगर अधिक पानी पीना कॉन्स्टिपेशन या अगर किसी भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन है, तो जो व्यक्ति पिछले 5 साल 10 साल से पानी पी रहा है उसका कॉन्स्टिपेशन तो बढ़ता जा रहा है। पहले 1 गिलास से हो जाता था, फिर 2 गिलास से, फिर 4 गिलास से। तो कहने का मतलब यह है कि अधिक पानी पीने से किसी की कब्जी को आप ठीक नहीं कर सकते, बल्कि आप उनकी कंडीशन को खराब करते जा रहे हैं। वो व्यक्ति 1 गिलास पानी पी करके 2 गिलास पानी पी करके पेट को भरता है अपने, और एक गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है, जब पेट को भरता है, मूड बनाता है, जाके प्रेशर लगाता है, उसको थोड़ा सा मल त्याग हो जाता है। आप सब जानते हैं कि पानी तो वहां तक पहुंचता ही नहीं है। अब कहां तक कोलन रेक्टम तक पानी पहुंच रहा है, वहां तक पानी पहुंचता ही नहीं है। तो किस पानी ने मुंह से जाकर के और वहां पे जो रेक्टम में स्टूल है या हमारे सिग्मोइड कोलन में स्टूल है उसको जो है प्रेशर मार के बाहर निकाल दिया, मतलब किस तरह पानी जो है वो स्टूल पास करा रहा है, जरा सोचिएगा। यहाँ पे कभी कभी मैं थोड़ा मजाक भी करता हूं कि कुछ लोगों को पानी पीने से फ्रेश हो जाते हैं लोग, और कुछ लोग तो स्मोकिंग करके हो जाते हैं। तो जो लोग पानी पीते हैं, चलो उनका तो फिर भी 1% हमने मान लिया कि गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बना, थोड़ा सा वहां पे प्रेशर वेशर बन के जो है स्टूल पास हो गया। लेकिन जो स्मोक करके जाते हैं, तो मैं बोलता हूं क्या उनका स्मोक जो है वो धक्का मारता है, धुआं धक्का मारता है कि मल बाहर निकल जाता है। तो ये सब मिथ हैं, और ये कहीं ना कहीं चिकित्सा सूत्र के एकदम अगेंस्ट है। और एक यहाँ पे एक सूत्र सुश्रुत संहिता में जब अजीर्ण हम पढ़ते हैं कि अजीर्ण के बड़े कारण क्या है, 4 बड़े कारण क्या है, तो उसमें आप देखेंगे सबसे पहले दिया गया है अति अम्बुपानाच, यानी कि अधिक जल का पिया जाना। फिर उसके बाद नंबर 2 पे आता है विषम अशनाद, गलत तरीके से खाने का खाया जाना। फिर वा संधारणात्, वेगों का संधारण करना। फिर आता है स्वप्न विपर्याच, यानी कि दिन में सोना रात में जगना। तो अजीर्ण में हमारे आचार्य सुश्रुत सीधे सीधे नंबर 1 पे लिखते हैं अति अम्बुपान। सबसे बड़ा कारण क्या है अजीर्ण का? अति अम्बुपान करना। और हम अजीर्ण के रोगी को पानी पिलवा रहे हैं। तो कहने का मतलब मोटा मोटा यह हो गया कि आप पेट ठीक करने के नाम पे, किसी का कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के नाम पे पानी अधिक नहीं पिलवा सकते। वहां पर आपको अग्नि का वर्धन करके उस व्यक्ति के अजीर्ण को एक तरह से ठीक करना होगा, सो दैट उसको उसकी वजह से जो भी सिम्टम आ रहा है वो सॉर्ट आउट हो सके। आप जब जल वर्ग पढ़ने जाएंगे तो वहां पर भी जब चरक ने लिखा पानी कहां कहां कम देना है, तो वहां आया पांडु उदर पीनस में गुल्म मंद अनल अति सारे शुक्ल ही च तो यम नाहित कामम, ऐसे है ये पिबेद अल्पम। तो वहां पे भी है, जहां भी अग्नि की मंदता आपको लग रही है वहां पे तोयम नाहित कामम, जल हितकारी नहीं है, ऐसा ही है, सहन नहीं हो रहा तो थोड़ा सा दे दीजिए। अब वाग्भट पढ़ने जाएंगे, वहां भी सबसे पहले अग्नि की मंदता में वो कोई भी कंडीशन, यहां वाग्भट बोलते हैं कि जहां पर भी अग्नि की मंदता है वहां पर आपको अधिक जल नहीं देना, क्योंकि तेज से प्रतिपक्षत्वान, ये तेज से प्रतिपक्षत्वान मंद अग्नि वर्जियत जलम, ये अष्टांग हमारे वाग्भट बोलते हैं कि तेज का प्रतिपक्ष होने के कारण, इस अग्नि का यूनिवर्सल ओपोनेंट होने के कारण मंद अग्नि वर्जियत जलम, मंद अग्नि की जहां भी कंडीशन है वहां पे जल का वर्जन करें, जल का निषेध करें। तो कहने का मतलब यह है कि वी हैव सफिशिएंट लिटरेचर। अच्छा, एक और बात है, हम लोग सब जानते हैं कि एक विषय पे कभी कभी हमें चरक में, सुश्रुत में, वाग्भट में विचारों की विभिन्नता देखने को मिलती है, लेकिन सौभाग्य है हमारा, उसमें हम लोग बड़े विचलित हो जाते हैं कि भाई किसकी बात माने किसकी, क्योंकि सभी लोग के वचन आप्त वचन है। तो सौभाग्य से ये एक ऐसा विषय है जल का जहां पे मैंने चरक, सुश्रुत, वाग्भट, माधव, शारंगधर, भाव प्रकाश और विश्वास कीजिए अथर्व वेद का भी एक एक पेज पलट करके देखा है। कहीं पर भी विचारों में कोई भिन्नता नहीं है,
सभी ने मुक्त स्वर से बोला है कि साहब, आपको एक बात, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं कि हम लोग बोलते हैं इफ यू वांट टू कीप हेल्दी ड्रिंक मैक्सिमम पॉसिबल वाटर। मैं एक चैलेंज देता हूं कि इन सब 3 लघुत्रय, फिर हमारा वृत्रय और अथर्ववेद, कोई एक भी प्रकरण दिखा दे जहां पर जल को बढ़ा करके पीने के विधान बतलाया गया, किसी भी एक जगह। हाँ जी, रीनल स्टोन में भी नहीं, स्टोन में भी नहीं। जल को बढ़ा करके तो पीने का विधान कहीं पर किसी भी प्रसंग में बतलाया ही नहीं गया। तो हमें पेट को ठीक करने के नाम पे जल को अधिक नहीं पिलाना। अब दूसरी बात, डिटॉक्स के नाम पे। अब आप देखिए कितनी मजेदार बात आपको बताने जा रहा हूं कि हम लोग, बहुत सारे लोग डिटॉक्स के नाम पे पानी अधिक पिला रहे हैं। हम लोग नहीं पिला रहे, डाइटिशियंस पिला रहे हैं, और समाज के तथाकथित जो डॉक्टर हैं जिन्होंने आयुर्वेद पढ़ा नहीं है वो बहुत डॉक्यूमेंट करते हैं, पानी पियो बॉडी डिटॉक्स होगी। बॉडी डिटॉक्स से मतलब क्या है? इन जनरल हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारी बॉडी में हम जहर तो खाते नहीं है, यूरिया बनता है, ठीक है, और यूरिक एसिड बनता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के बाद बनते हैं। या हम कभी कभी ये कहते हैं कि आजकल खाने पीने की चीजें जो है ऑर्गेनिक नहीं रह गई हैं, सब केमिकल है, तो यूरिया फूरिया सब डाल के बनाई, वो हम खा रहे हैं, तो बॉडी में कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट अधिक पहुंच जा रहे हैं, और उनको शरीर से निकालना है तो पानी का आप अधिक सेवन करें। ये इन जनरल यही बात होती है ना कि जो बॉडी को डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स मीन्स जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में, चाहे वो मेटाबॉलिक प्रोसेस से बन रहे हैं, चाहे वो खाने पीने की चीजों के साथ पहुंच रहे हैं। अब इसका जवाब देखिए कितना शानदार आपको मैं देने जा रहा हूं। बॉडी को डिटॉक्स पानी करता है, मतलब यूरिया क्रिएटिनिन पानी साफ करता है। एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाइए, किडनी के डॉक्टर के पास जाइए, और उससे जाके पूछिए कि साहब हम एक दिन में कितना पानी पी सकते हैं, तो शायद पहला जवाब आपको ये मिलेगा कि पानी पी लीजिए, क्या दिक्कत है पानी में, पानी तो ठीक आ रहा है और सब चीजें तो अब ठीक रही नहीं। आप उसके बाद कहिए कि नहीं, मुझे प्रिसाइज जवाब चाहिए, मुझे सही सही समझना है कि पानी कितना पीना चाहिए। तो एक पढ़ा लिखा नेफ्रोलॉजिस्ट आपको कंडीशनल अनुमति देगा, कंडीशनल परमिशन देगा कि टिल द मोमेंट आपकी किडनी ठीक है यू कैन ड्रिंक एक्स अमाउंट ऑफ वाटर, जितना मर्जी पीजिए, बट एक शर्त है, किडनी ठीक होनी चाहिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैसे मुझे पता लगे कि मेरी किडनी ठीक है, तो जवाब यह आएगा कि KFT करा लीजिए, देखिए यूरिया क्रिएटिनिन की कंडीशन क्या है। फिर आप ये कहेंगे, अब आप डॉक्टर हैं, आप तो थोड़ा जानते भी हैं, तो बोलिए कि जिस मोमेंट पे मेरी किडनी खराब होनी शुरू होती है, क्या उसी समय हमारा ब्लड रिपोर्ट में यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ के आना शुरू हो जाता है? अगर वो वास्तव में पढ़ा लिखा नेफ्रोलॉजिस्ट है तो वो इरिटेट हो जाएगा, क्योंकि अब आपने उसकी दुखती नस होती है ना, उसको दबा दिया। क्योंकि यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये हमारा जो यूरिया क्रिएटिनिन ब्लड में बढ़ के आना शुरू होता है, इन मेजोरिटी ऑफ केसेस, व्हेन आई से मेजोरिटी ऑफ केसेस मींस मैं बात कर रहा हूं 80, 85, 90% लोगों की, फर्स्ट टाइम ब्लड रिपोर्ट में यूरिया और क्रिएटिनिन तब बढ़ के आना शुरू होता है व्हेन योर किडनी इज ऑलमोस्ट 70 to 80% डैमेज। कैन यू बिलीव दिस? आप, आई एम नॉट टॉकिंग फॉर ARF, इन जनरल मेजोरिटी ऑफ केसेज हमें CRF देखने को मिलता है, क्रोनिक रीनल फेलियर देखने को मिलता है। वहां पर हमारे ब्लड रिपोर्ट में यूरिया और क्रिएटिनिन फर्स्ट टाइम तब बढ़ के आना शुरू होता है जब हमारी किडनी जो है वो 70 to 80% खराब हो चुके थे, और ये होता है इन अबाउट 80 to 90% ऑफ द केसेज। और ये खराब भी कैसे होती है? इट इज इररिवर्सिबल डैमेज। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको पहला डायरेक्शन क्या देता है जानते हैं? पहला डायरेक्शन होता है रिड्यूस योर लिक्विड इनटेक। आप अपना चाय, दूध, पानी मिला के 1 लीटर से ऊपर मत जाइए। मेरा क्वेश्चन एक हर नेफ्रोलॉजिस्ट से है या हर उस डॉक्टर से है जो पानी अधिक पिला करके डिटॉक्स कर रहा है कि भाई आपका बेसिक आइडिया ये था कि जब भी बॉडी में यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे, तो पानी अधिक पी करके उसको निकालते हैं। ये आपकी कल्पना थी, ये आपकी हाइपोथेसिस थी। जब वो वास्तव में नजर आना शुरू हो गया, जब यूरिया क्रिएटिनिन ब्लड रिपोर्ट बोल रही है बढ़ गया,
तो पानी कम क्यों करना? पानी अगर आप पहले 2 लीटर पीते थे, 4 लीटर पीजिए, 8 लीटर पीजिए, निकालिए यूरिया को पानी से। क्या मतलब? सिंपल सा क्वेश्चन। आज मेरी किडनी 80% इरिवर्सिबली डैमेज हो गई, तो पानी पीना कम कर दूं, क्योंकि मुझे रिपोर्ट में दिख गया। जब मेरी किडनी 60% डैमेज थी, उस समय जो मैं पानी बढ़ा के पी रहा था, वो पानी किडनी पे प्रेशर था या किडनी को रेजुमिनेट कर रहा था, किडनी को और खराब नहीं कर रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि आप जानते हैं, जब आप शरीर की आवश्यकता से अधिक पानी पीते हैं, तो वो किडनी पे एक प्रेशर है। आप फिजियोलॉजी की किताब उठा के पढ़िए, एक समय तक, एक अमाउंट तक की किडनी जो है, जो यूरिन फॉर्मेशन का नॉर्मल फिजियोलॉजी है, नॉर्मल प्रोसीजर है, नॉर्मल मैकेनिज्म है, उसको फॉलो करती है। उसके बाद फिर वो सुस्त होकर बैठ जाती है। आप पानी पीते हैं, पेशाब निकालते हैं, पानी पीते हैं, पेशाब निकालते हैं। वो पेशाब नहीं होता, वो केवल वाटर होता है, लेकिन वो खाली वाटर भी नहीं होता, उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स जा रहे होते हैं। आप अधिक पानी पी करके अपनी बॉडी में एक इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस की कंडीशन पैदा करते हैं, एंड विच गिव राइज टू द ब्लड प्रेशर कंडीशन। सो बेसिकली अधिक पानी पीने से ब्लड प्रेशर भी आप खुद से पैदा कर रहे हैं। स्टोन की बात भी साथ में कर लेता हूं। अब किसी को स्टोन है जी, अब वो स्टोन जो है यूरिटर में है या किडनी में, ऐसी जगह है जो स्टोन भी 2 तरह की कंडीशंस होती हैं, पोजीशंस होती हैं। एट टाइम्स ऑब्स्ट्रक्टिव होते हैं, एट टाइम्स नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होते हैं। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन है और आपने पेशेंट को पानी अधिक पिलाया, तो आप जानते हैं वो पानी, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है, 10%, 15%, 20% रिटेन हो रहा है। वो रिटेन कहां होगा? वो डेफिनेटली नेफ्रॉन्स में होगा पानी। तब आप देखते हैं कि स्टोन की कंडीशन में एट टाइम्स इन अबाउट 10 to 20% कंडीशन, आपको जब ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन होते हैं तो आप बोलते हैं कि वहां पे हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस मिलती है यूरिटर में है, तो यूरिटर में ही हमें हम हाइपर हाइड्रोसिस देखने को मिलती है, वहां पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और नेफ्रॉन्स की अपनी एक क्षमता है, उनकी भी इन्फ्लेट होने की एक क्षमता है, फैलने की क्षमता है। जब आप लगातार पानी पीते हैं, तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है। वो हाइड्रोनेफ्रोसिस से नेफ्रॉन्स टूटना शुरू करते हैं, और जितना नेफ्रॉन टूटते जाएंगे उतना किडनी की फंक्शनिंग कमजोर होती जाएगी, एंड ग्रेजुअली यू आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स CRF, क्रोनिक रीनल फेलियर की तरफ आप बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने जा रहा हूं। अगर किसी को स्टोन की टेंडेंसी है और आप उसे लगातार पानी पिला रहे हैं, तो यू विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज CRF। वो अल्टीमेटली जो किडनी खराब होनी है, वहां पर अधिक पानी पिलाया जाना ही कारण बनता है। शुगर की बात करते हैं। आप जानते हैं आज के टाइम पे लोग कहते हैं कि इतना पानी पीजिए शुगर ठीक हो जाएगी। मैं कहता हूं पानी से ही शुगर हो रही है। आप अलग अलग जगह जो आयुर्वेद में लिखा गया है उसको उठा के लाएंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी। देखिए, जब हम सामान्य संप्राप्ति की बात करते हैं डायबिटीज की, प्रमेह की, तो उसमें आया है आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्य उदक अनुप रसा प्यांसी। ये प्यांसी क्या है? रस क्या है? ये कहीं ना कहीं इशारा है कि टू मच ऑफ लिक्विड इनटेक। जब आप फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे, आप लिक्विड इनटेक करते हैं, तो आपको डायबिटीज का एक सामान्य संप्राप्ति आप पैदा कर रहे हैं। लेकिन अभी सामान्य संप्राप्ति पैदा करके बात नहीं चलेगी, चरक संहिता की बात कर रहा हूं। उसके बाद जब आगे पढ़ेंगे तो बोलता है अति द्रव श्लेष्मा दोष विशेष है। उस श्लेष्मा तो बना दिया आपने, आज से सुखम करके, स्वप्न सुखम करके, दही का सेवन करके, जो वो ग्राम में उदक अनुप मांस रस का सेवन करके, प्यांसी का अधिक सेवन करके, नव अनपान का सेवन करके, तो प्रमेय हेतु कफ कृत सर्वम, इन सबसे कफ तो आपने बढ़ा दिया, जो सब अल्टीमेटली प्रमेय पैदा करेंगे। लेकिन वो कफ, बढ़ा हुआ कफ अभी प्रमेय नहीं पैदा कर रहा। ये सामान्य संप्राप्ति है। जब विशेष संप्राप्ति पे आएंगे तो बोलता है कि अति द्रव श्लेष्मा दोष विशेष है। इस श्लेष्मा का अति द्रवित हो जाना ये विशेष दोष है प्रमेय में। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है
कि अपने बीएमएस के टाइम पे मैं भी सामान्य संप्राप्ति से मुझे अच्छे नंबर मिल गए थे, मैं शायद विशेष संप्राप्ति मैंने ध्यान ही नहीं दी। क्या कोई चीज या कप बिना लिक्विड के, बिना पानी के द्रवित हो सकती है? तो श्लेष्मा का अति द्रवित हो जाना दोष विशेष है, ये विशेष दोष है। ये पहला देख लीजिए, आप कह रहे थे पानी पीजिए, शुगर ठीक कीजिए, हाँ तो अति द्रव श्लेष्मा दोष विशेष है। दूसरा, अब आप देखिए, अगर आप जल की अति अवस्था में कहां कहां निषेध बताया है, चरक पढ़ने जाएंगे तो पांडु उदर पीनस मेह, मेह मिस पर में है, तो यह नाहित कामम जल हितकारी नहीं है, ऐसा है ये पिबेद अल्पम। सुश्रुत ने कहां कहां पानी पीने का बताया कि कम से कम पानी पीजिए, तो एरोचको प्रतिशय प्रशय के सवितु है, मंद अग्नेशु उदरे कुष्ठु ज्वरे नेत्र आमी तथा व्रणे च मधुमेह च पानीयम मंदम आचरित। ये सुश्रुत बोल रहे हैं। व्रणे च मधुमेह च पानीयम मंदम आचरित, मधुमेह च व्रणे च पानीयम मंदम आचरित। आचार्य सुश्रुत, मधुमेह में कम पानी पीजिए, और हम मधुमेह में अधिक पानी पिला करके उसकी डायबिटीज को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। हम नहीं, लोग कर रहे हैं जो नहीं जान रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली नहीं जान रहे हैं। तीसरी एक बात, एक्सप्लेनेशंस आज समाज मांगता है, कुछ समझाइए कैसे हम मान लें आपकी बात। तो चलो, ये तो हमने चरक की बात कर ली, सुश्रुत की बात कर ली, अब एक बेसिक बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि डायबिटीज होता है, उसके पीछे कारण है इंसुलिन का या तो कम सेक्रेशन या खराब सेक्रेशन। दो वर्ड हैं, क्योंकि एनआईडीडीएम के बहुत सारे केसेस में व्हेन यू चेक द इंसुलिन लेवल्स वो हाई आते हैं, लेकिन जो पेरिफेरल सेल्स होते हैं दे बिकम रेजिस्टेंट फॉर ओबेइंग द इंसुलिन। वो इंसुलिन का कहना नहीं मानते, उसको यूटिलाइज नहीं करते, दैट्स वाई हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो दोनों सिचुएशन मिलती हैं, कहीं पे इंसुलिन कम मिलता है, कहीं पे ऐसा इंसुलिन मिलता है जो सेल्स जिसको पसंद नहीं करे, मतलब खराब इंसुलिन मिलता है। इंसुलिन कौन सेक्रेट करता है? पैंक्रियाज। शास्त्र में, हमारे आयुर्वेद में पैंक्रियाज के लिए क्या शब्द आया है? अग्नाशय। पूरे शरीर में अग्नि है, कभी हम जठराग्नि बोल दें, कभी हम धात्वाग्नि बोल दें, फिर हम भूताग्नि बोल दें, यानी कि अग्नि एट द लेवल ऑफ इंटेस्टाइन, अग्नि एट द लेवल ऑफ टिश्यूज, अग्नि एट द लेवल ऑफ सेल्स। लेकिन डेफिनेटली पूरे शरीर में अग्नि है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पे अग्नि का आशय, मतलब अग्नि का प्रधान स्थान, अग्नाशय कौन हो गया? पैंक्रियाज हो गया। अगर पैंक्रियाज के दो मोटे मोटे हम फंक्शंस देखें तो इसके दो पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट वो क्या करता है जी? वो लगभग 75 से 85% तक डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं, दे गेट प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियाज। इंसुलिन गेट प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियाज। अब देखिए, दो चीजें, एंजाइम्स डाइजेशन के लिए, इंसुलिन शुगर कंट्रोल के लिए। अग्नाशय, आपने पानी खूब पिया, पानी पीने की प्रवृत्ति है, तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब होएगी, अग्नि मंद होएगी, लेकिन सबसे अधिक अगर हलचल होएगी, सबसे अधिक डिस्टर्ब कोई ऑर्गन होगा तो वो होगा हमारा अग्नाशय, यानी कि पैंक्रियाज। जब वो डिस्टर्ब होएगा तो उससे दोनों मेजर फंक्शन जो है, एंजाइम का सेक्रेशन भी डिस्टर्ब होगा, इंसुलिन भी सही नहीं बनेगा, या तो बनेगा नहीं या सही नहीं बनेगा। जब एंजाइम ठीक नहीं बनते तो अजीर्ण बनता है। अति अम्बुपानाच, अति अम्बुपान करने से अजीर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि पानी अधिक पीने से हमारा अग्नि का मेन स्थान, जहां पर सो कोल्ड एंजाइम्स, सो कोल्ड अग्नि जो डाइजेशन में हेल्प करती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, एंड यू बिकम ए पेशेंट ऑफ इंडाइजेशन, चाहे उसके सिम्टम जो भी। जब अग्नि का अधिक डिस्टर्बेंस होती है, मीन्स पानी बहुत अधिक पीते हैं, आपका अग्नाशय डिस्टर्ब होता है, तो इंसुलिन का सेक्रेशन भी अफेक्टेड होता है, वहां भी कमी आती है, और इंसुलिन सही नहीं होने से यू बिकम डायबिटिक। तो आप मुझे ये बताइए, पानी का अधिक पीना डायबिटीज के लिए हेल्पफुल है या डायबिटिक पेशेंट के लिए नुकसानदायक है? मैंने आपको तीनों तरीके से बताने की कोशिश की है। नंबर एक, उसकी संप्राप्ति में जाकर बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेष है।
नंबर 2 पे जब पानी की हमने बात की, कहां कहां पानी अधिक नहीं पिलाना, तो चरक बोलते हैं पांडु उदर पीनस में गुल मंद अनल अति सारे शुक्ल ही च तो यम ना हित कामम, ऐसा ही है पिबेद अल्पम। सुश्रुत क्या बोलते हैं, व्रणे च मधुमेह च पानीयम मंदम आचरित। चरक और सुश्रुत दोनों बोल रहे हैं डायबिटीज में कम पानी पिलाना है। अब आपको पिलाना है तो आप देखिए आपका डिसीजन। अग्नाशय, इतना सुंदर तरीके से हमने बताया। आप जब अधिक पानी पिलाते हैं ना, आज के टाइम पे ऑटो इम्यून डिजीज बहुत हो गई है। अब ऑटो इम्यून डिजीज वो डिजीज है जिसमें वास्तव में पेशेंट डॉक्टर से पूछता रहता है कि भैया मुझे कारण बताओ, मेरी किडनी क्यों खराब हुई, मेरा लीवर क्यों खराब हुआ, मुझे क्यों ब्लॉकेज हो गए, मेरे तो परिवार में किसी को नहीं थे। तो उन ऑटो इम्यून डिजीज के लिए भी वाटर इज द कल्प्रिट। आप जब अधिक मात्रा में पानी पीते हैं तो वो जाकर हर लेवल पे, चाहे वो आप पेट के लेवल पे बात करें, चाहे वो टिश्यू लेवल की धात्वाग्नि की बात करें, चाहे सेल के लेवल की भूताग्नि की बात करें, वो हर लेवल पे अग्नि को मंद ही करेगा। और जब अग्नि मंद होएगी, अजीर्ण की स्थिति होएगी, तो वहां पर हर लेवल पे, अगर हम पेट की बात करते हैं तो यहां पे भी स्टेगनेंसी आएगी, यहां पे भी आम विष बनेगा, आम रस बोल बनेगा। अगर वहां जहां अगर धातु अग्नि पे जहां ट्रांसफॉर्मेशन अब चल रहा है कि पोषक रस से रस धातु बन रही है, पोषक रस से रक्त धातु बन रही है, पोषक रस से मांस धातु बन रही है, वहां भी अग्नि की क्रिया चल रही है, वहां भी पक रहा है। आपकी जठराग्नि ने आपके फूड को पोषक रस बना के अंदर डाल दिया। अब वो पोषक रस चाहे वो केदारी कुलिया के कोई भी न्याय आप दिमाग में रख लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली वहां पे रस धातु पे, पोषक रस पे रसाग्नि क्रिया हो रही है, उसी पोषक रस पे रक्ताग्नि क्रिया, सब ने अपना अपना धातु पोषण करना है, लेकिन क्रिया अग्नि की। और अग्नि का यूनिवर्सल ओपोनेंट जल। आपने कभी पेट के लेवल पे, कभी धातु के लेवल पे, इवन कभी सेल के लेवल पे आपने आम रस को उत्पन्न किया, आपने खुद विष को उत्पन्न किया, और यही विष बेसिकली एंटीजन की तरह काम करता है। इसी एंटीजन के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है। वो जो एंटीजन एंटीबॉडी फिर रिएक्शन होता है, उससे ऑटो इम्यून फिनोमेनन हमारी बॉडी में सेट होता है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर सो मेनी डिजीज, जहां पे मॉडर्न मेडिसिन मोटी मोटी किताबें अननोन इटियोलॉजी कह करके आगे बढ़ जाती है। वी हैव एक्सप्लेनेशन फॉर दोज डिजीजेज। एंड इसी तरह से फिर उनका वहां पर जो आमरस पहुंचा हुआ है, चाहे वो आप सोचिए, अगर वो सेल के लेवल पे है तो इट विल टेक लॉन्गर टाइम, अगर टिश्यू के लेवल पे है तो कंपैरेटिवली थोड़ा कम टाइम, और अगर पेट के लेवल पे है तो लेसर टाइम लेकर के हम आम पाचन करके ही हर बीमारी को हम ठीक करने की एक कोशिश कर सकते हैं। और आम पाचन मतलब अग्निवर्धन, जल को कम, जल जितना बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। तो शुगर में नहीं देना। ब्लड प्रेशर की भी बात कर लेते हैं। इन जनरल जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ब्लड प्रेशर का होता है, इवन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी है, तो वो पहले वो क्या देते हैं, सब आप सोचिए, गोक्रू, पुनर्नवा, सब डायूरेटिक्स। आज एलोपैथिक क्या देता है, एलोपैथिक भी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ब्लड प्रेशर ट्रीटिंग डायूरेटिक्स। अब जितने भी हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, टेल्मा, एच, ये सब जितनी मेडिसिन चल रही है, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड क्या है, दैट इज डायूरेटिक। तो बॉडी का फ्लूइड कम करके आप उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश, उसका ब्लड प्रेशर डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको ऑफिस कलीग्स, आपकी वाइफ, आपके दोस्त पानी खूब पिला रहे हैं ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए। डॉक्टर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के साथ डायूरेटिक जोड़ रहा है, आपका फ्लूइड लोड कम करके आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप पानी अधिक पी के ब्लड प्रेशर ठीक करें। इसको कहने का मतलब है कहीं ना कहीं मिसमैच है। तो ना तो हम पेट के लिए पानी का प्रयोग कर सकते हैं इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए, ना हम डिटॉक्स के नाम पे ठीक कर सकते हैं, ना हम शुगर के लिए कर सकते हैं, ना हम ब्लड प्रेशर के लिए कर सकते हैं, ना हम ऑटो इम्यून डिजीज के लिए कर सकते हैं। और कभी अनफॉर्चुनेटली हार्ट का पेशेंट बन जाइए आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास में, तो हमेशा इन मेजोरिटी ऑफ केसेज आपको वहां पर भी क्या देते हैं कि किसी तरह से फ्लूइड ओवरलोड कम हो, पानी कम कराते हैं, आपका लिक्विड इनटेक कम कराते हैं हार्ट के जो अच्छे डॉक्टर्स हैं। और अक्सर मेरे ख्याल 25% ऑफ द इवन कार्डिक पेशेंट भी, उनको भी डायरेटिक इंटरमिटेंटली चलती रहती है, सो दैट फ्लूइड ओवरलोड ना हो, स्वेलिंग्स ना है, वाटर रिटेंशन ना। सो देयर इज नो सिचुएशन
जहां पर पानी अधिक पिला करके आप किसी पेशेंट को फायदा पहुंचा सकते हैं। गौर कीजिएगा, स्टोन के पेशेंट को भी आप फ्लश करने की कोशिश करें, मतलब कि किडनी यूरेटर में है 2 mm का 3 mm का, उसके लिए भी मेरा बहुत अच्छे से आपसे रिक्वेस्ट है कि यू में ट्राई इट फॉर 2-3 days। और उसमें भी वो देने की क्या जरूरत है, क्योंकि डायूरेटिक्स फोर्सफुल आपका जो यूरिनेशन होगा तो शायद फ्लश आउट हो जाए। आप 2-3 दिन से अधिक अगर पानी पिलाएंगे तो आप उसकी किडनी डैमेज में रेस्पॉन्सिबल होंगे। हाइड्रोनेफ्रोसिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन्स, ग्रेजुअली नेफ्रॉन्स का संख्या कम होगा एंड पेशेंट CRF में चला जाएगा। ये हमारा शरीर जो है ना, ये पंच भौतिक है। एक बड़ा बेसिक सी बात यहाँ पे करना चाहूंगा। इस पंच भौतिक शरीर में मतलब 5 एलिमेंट हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। लेकिन इफ वी हैव टू सेलेक्ट वन एलिमेंट विच इज एट द टॉप, जो सबसे ऊपर है, तो वो अग्नि है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरा पढ़ने के बाद ये मैंने कंक्लूड किया है, चरक कहते हैं। आयुर्वर्णम बलम स्वास्थ्यम उत्साहो उपचय प्रभा, ओजस तेजो अगण्य है, प्राणाश्च उक्ता देग्नि हेतु का। आपका वर्ण, आपकी आयु, आपका बल, आपका स्वास्थ्य, आपका काम करने का उत्साह, आपकी ग्रोथ, आपकी प्रभा, आपका ओज और शरीर की अन्य अग्नियां, और यहां तक कि प्राणाश्च उक्ता देह अग्नि हेतु का, कि यहां तक कि प्राण का आधार भी अगर कोई है तो वो देह की अग्नि है। 5 तत्व जरूरी हैं, उनके बिना, 5 तत्वों के बिना हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन इफ वी हैव टू सी द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो दैट इज फायर। आयुर्वर्णम बलम स्वास्थ्यम उत्साहो उपचयो प्रभा, ओजस तेजो अगण्य है, प्राणाश्च उक्ता देह अग्नि हेतु का। और इसी के बाद वाला श्लोक, शांत अग्नि मेरे थे, ये अग्नि है जिसके शांत हो जाने पे आदमी मेरे थे मर जाता है। युक्ते चिरम जीवत्ते नाम है, जब तक युक्त है आप चिर काल तक जीवित रहते हैं। और रोगी स्यात् विकृते, और इसी अग्नि के विकृत होने पे आप रोगी बन जाते हैं। मूलम अग्निम तस्मिन् उच्यते, इस शरीर का वास्तव में अगर कोई मूल है तो वो अग्नि है। तो सीधा सा एक लाइन का स्टेटमेंट, अगर आप स्वस्थ रहते हुए दीर्घायु की कामना करते हैं तो आपको अपने अग्नि बल की रक्षा में तत्पर रहना होगा। और यह ध्यान रखना होगा कि अग्नि का यूनिवर्सल ओपोनेंट, सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो जल होता है। तो इसलिए जल के सेवन को बहुत ध्यान से करना होगा। मेरे ख्याल से मेरी बात, मेरा मैसेज मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं। अब जल के बारे में और अब बात करते हैं कि ये तो मैंने बता दिया कि अति मात्रा में जल का सेवन कहीं भी किसी बीमारी में फायदेमंद नहीं है। अब कुछ वैदिक बातें करता हूं कि क्या क्या लिखा है आचार्यों ने जल के बारे में। देखिए, पहला, आप जब जल वर्ग पे जाएंगे तो आपको एक सूत्र पढ़ने को मिलेगा जो शायद फर्स्ट टाइम जल को विष आप पढ़ रहे होंगे। जल विष भी हो सकता है। केवलम स औषधम पक्वम आमम उष्णम हितम च तत् समीक्ष्य है, मात्रा या युक्तम अमृतम विषम अन्यथा। जल को केवल लिया जाए, औषधियों से सिद्ध करके लिया जाए, गर्म करके लिया जाए, या आमम अवस्था में लिया जाए, अपने लिए हितकारी कौन सा फॉर्म है इसका विचार करके सही मात्रा में लिया गया जल अमृतम, विषम अन्यथा नहीं तो विष है। एक अन्य सूत्र, ऋते शरद निदाघाभ्याम पिबेत स्वस्थो अपि च अल्पशः। ऋते मिश छोड़कर 2 ऋतु, एक शरद और एक ग्रीष्म ऋतु, मतलब 4 महीने पूरे साल के, बचे 8 महीने में शास्त्र बोलता है ऋते शरद निदाघाभ्याम पिबेत स्वस्थो अपि च अल्पे, अगले बचे 8 महीने में स्वस्थ भी अल्प मात्रा में ही जल पिए। इस अल्प को आप सम्य मात्रा बोल लीजिए, सम मात्रा बोल लीजिए, लेकिन बढ़ा करके तो आप नहीं पी सकते। ऋते शरद निदाघाभ्याम। फिर साथ में बोलता है, देखिए शास्त्र हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, डिपेंडिंग कि आप कितने अच्छे से शास्त्र को पढ़ रहे हैं, कितने समर्पण से पढ़ रहे हैं। अति योगेन सलीलम, अति योग में सलिल यानी कि पानी का सेवन, त्रश्य तो अपि प्रयोजितम, प्यास लगने पर भी, प्रयाति पित्त श्लेष्मत्वम, जो ऋतस्य विशेषता है।
आपके पित्त और कफ को प्रकोपित कर देता है, और ज्वर के रोगी में तो खासकर। और क्या करता है? वर्गत्ते आम तृण निंद्रा तंद्रा आत्मान अंग गौरवम काश अग्नि साधा लास्ट प्रसेक श्वास पिंतान। तो इतनी सारी बीमारियां हो जाएंगी अगर प्यास लगने पर भी आपने अधिक मात्रा में सलील का सेवन किया। तो सबसे पहले कौन सी बीमारी? आम। अब देख लीजिए, आम मतलब मोटा मोटा कहीं इशारा अग्नि मध्यता, इंडाइजेशन। उस इंडाइजेशन में जहां आप अधिक पानी पिलाने की वकालत करते हैं, वहां पर वो पहली बीमारी प्यास अधिक लगने पर भी पानी का पिया जाना। अति योगेन सलीलम, अति योग में वो आपको बीमारियां देगा। बीमारियों की लिस्ट है, आम तृण निंद्रा तंद्रा का आत्मान अंग काश अग्नि था लास्ट प्रत्येक श्वास इंसान। फिर मैंने पहले बताया कि देयर आर सिचुएशंस, बीमारियों को चरक ने, सुश्रुत ने, वाग्भट ने बताया। चरक ने बोला कि इन कंडीशन में पानी हटाओ। पांडु उदर पीनस में गुल मंदन अति सारे शुक्ल ही चैतो यमुना हिता में। सुश्रुत बोलते हैं रोज को प्रतिशय प्रसके छवि उत्सय मंदग्नेश उदय कुष्ठो ज्वरे नेत्राम ये तथा वृणे चाहे मधुमेह चाहे पानी मंदम आज के। वाग्भट लिखते हैं तेज से प्रतिपक्षत्वान मंदग्नि वर्ज्य सर्वमेव च, पूरा श्लोक। तो इसलिए ये सारी चीजें देखने के बाद अब हमें लोगों को पानी पहले अपने समझना है कब कब पीना है, और फिर लोगों को बताना है कि कब कब कैसे कैसे लेना है। अब मैं बात करता हूं, क्योंकि 10 मिनट में अपनी बात को मुझे विराम भी देना है। ये विषय बहुत अच्छा है ना। एक चीज और बताना चाहता हूँ, मोटापा कम करने के लिए भी पानी मत पीजिए। एनी हाउ, तो पानी हम कितना पिए, पहला क्वेश्चन ये होता है पानी हम कितना पिए। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि पानी की मात्रा को हम किसी भी व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए भी फिक्स नहीं कर सकते। पूरी दुनिया को छोड़ो, हम किसी एक व्यक्ति के लिए भी फिक्स नहीं कर सकते। ये डिपेंड करेगा कि मौसम कैसा है, नंबर 1, आपकी प्रकृति कैसी है, नंबर 3, आपके उस दिन की फिजिकल एक्टिविटी कैसी है। हमेशा वैरी करेगा। ये 8 ग्लासेज वाटर ए डे, मुझे बताइए सुबह से शाम तक मैं खेल रहा हूं, मैं 8 गिलास, मुझे तो 16 गिलास चाहिए, तो 8 गिलास के बाद मैं मतलब डिहाइड्रेट हो जाऊं, पानी ना पीऊं। मैं जिस दिन घर में बैठा हूं, मुझे कोई एक्टिविटी नहीं, सर्दी है, एसी चल रहा है और मुझे आवश्यकता नहीं है पानी की, तो क्या मैं 8 गिलास जबरदस्ती पीऊं? ये जो हमारी शरीर है ना, ये हमारा शरीर इतना जबरदस्त तरीके से भगवान ने डिजाइन किया है, ऑटोमेटिक रेगुलेशन है। इसमें जब हम छेड़ते हैं ना इसको, तब दिक्कत आती है। अदरवाइज अपने आप शरीर बोलता है, अपने आप शरीर बोलता है। आपने कभी गौर किया? बस सोचने वाली, मतलब एकदम आप सुन करके इतना अंदर से खुशी होती है, भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा जागती है कि क्या शरीर बनाया है। आप कहीं जाके ठंड में बैठ जाइए, रात में 11 बजे ठंड चल रही है, हवा चल रही है, आफ्टर 30 मिनट्स आपको यूरिनेशन की अर्ज आ जाएगी, पेशाब करने जाने की। आपने सोचा क्यों? बाहर ठंड है, शरीर को उससे ठंड से फाइट करना है, तो शरीर ने गर्म होना है। तो अपने आप शरीर का रेगुलेटरी मैकेनिज्म कह रहा है कि जल तत्व को बाहर निकालो, सो दैट अग्नि अप हो सके और आप बाहर की ठंड से फाइट कर सकें। आपने पानी तो नहीं पिया था, लेकिन आपको यूरिनेशन आ गया। अब फिर बैठिए घंटा और, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद फिर से जाएंगे, क्योंकि अब यू आर गेटिंग मोर एक्सपोजर टू कोल्ड। तो बॉडी को अपना जो भी ऑटोनोमिक हमारा एक तरह से मैकेनिज्म है, वो जल तत्व हटा हटा के आपको गर्म कर रहा है। और गर्मी में इवन इफ आप स्वेट नहीं कर रहे, किसी जगह बैठे हैं आप कहते हो कि बाहर गर्मी है बहुत, तो आप पानी पिलाना यार, आधे घंटे बाद कहते पानी पिलाना यार, लेकिन पानी पी के पेशाब नहीं जाते हैं, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, जल तत्व को बढ़ा रही है, बाहर की गर्मी से फाइट करने के लिए आपके शरीर को ठंडा कर रही है, सो दैट उस गर्मी से आप फाइट कर सकें। तो इसलिए कहते हैं भूख लगे तो खाओ, प्यास लगे तो पियो, मतलब आप अधिक तो कर नहीं सकते। तो पानी एक्चुअली हमारी बॉडी में हाइड्रेशन लेवल ठीक है कि नहीं ठीक है, इसको हम पानी कितना पिया उससे हम नहीं डिसाइड कर सकते। आप इन जनरल अगर 2 से 3 बार 24 घंटे में 2 से 3 बार आप बढ़िया से यूरिनेट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक वर्ड और दे दिया आजकल डॉक्टर्स ने, ट्रांसपेरेंट यूरिन, क्लियर यूरिन। तो क्लियर क्यों यूरिन क्या है?
फिर जब आप यूरिन का चेकअप कराते हैं तो वहां पे जो कलर लिखा होता है सामने नॉर्मल की रेंज में, तो पेल येलो लिखा होता है, उसको फिर कर दे व्हाइट ट्रांसपेरेंट गंगा जल। पेल येलो लिखा है तो फिर आप क्यों क्लीन पाने की कोशिश कर रहे हैं? लेट इट बी पेल येलो। तो जो व्यक्ति बिना किसी दिक्कत से 2 से 3 बार, मतलब 2 से 3 बार का मतलब है लगभग 750 ml यूरिन 24 घंटे में पास करता है, तो उसको मैं ये कहना चाहता हूं उसकी बॉडी में हाइड्रेशन लेवल भी एकदम ठीक है, और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो डेली प्रोड्यूस हो रहा है उसको निकालने के लिए जितना पानी चाहिए उतना उसकी बॉडी में पहुंच रहा है। सो इट इज बेसिकली यूरिनेशन, द क्वांटिटी ऑफ यूरिन which can suggest you about the hydration level, about the right intake of water. Note that water intake. अगर आपने 6 गिलास पानी पिया और आप दिन भर खेले हैं तो आप 8 गिलास पी लीजिए तब भी आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं। आपको 3 बार पेशाब 24 घंटे में जाना है, तो आपको खुल के पेशाब करना है, तो इसका मतलब है लगभग 750 ml। आप जानते हैं ना ओलिग यूरिया कब बोलना शुरू करते हैं? जब 350 ml से कम यूरिन हो। मैं तो फिर भी 750 ml बोल रहा हूँ। 3 बार आप पेशाब कीजिए। और यूटीआई वगैरह, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत सारी बातें, ये विषय इतना बड़ा, मैंने किताब लिखी है इसके ऊपर, जल अमृत या विष मेरी पुस्तक है हिंदी में, इंग्लिश में वाटर एलिक्जर और पॉइजन, मोटी सी किताब है, केवल जल की बात की है। मैं ओपन चैलेंज देता हूं किसी भी डॉक्टर को कि वो अगर यूटीआई है किसी को रिपोर्ट में आ रहा है, उसको पानी अधिक पिला करके यूटीआई ठीक करा के दिखा देते। यू हैव टू गिव एंटीबायोटिक आइदर हर्बल और केमिकल। आप किसी को, और भी एक स्टडी मैंने किया, जिनको बार बार यूटीआई होता है उनको आप शौच भी थोड़ा सा गर्म पानी से कराइए। इस विषय में बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो पानी कितना पीना है, नंबर 1 हम फिक्स नहीं कर सकते। नंबर 2 मैंने जैसे बताया कि यूरिन की क्वांटिटी हमको इंडिकेट करती है वेदर वी आर प्रॉपर हाइड्रेटेड और नॉट। तीसरा, पानी पीने के समय, वो 2 समय हैं, 2 कंडीशंस हैं। नंबर 1 एसेंशियल, नंबर 2 ऑन थर्स्ट कॉल, जब प्यास लगे। तो एसेंशियल का मतलब है जहां हमें प्यास की अपेक्षा नहीं करनी है। वो 3 समय है। पहला समय है सुबह उठ करके पानी पीना की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यहां पर अब 250 ml, वो 8% जल, वो सब अभी बात नहीं करेंगे, लंबा हो जाएगा। केवल 250 ml जल, यानी 1 गिलास पानी आपको हर व्यक्ति को सुबह उठकर पीने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश, जबरदस्ती नहीं। हो सकता है आप धीरे धीरे अभ्यास से 1 गिलास तक पहुंचे, आप चौथाई गिलास, आधा गिलास शुरू कीजिए। इस तरह पिए गए पानी के बारे में हमारे शास्त्र बोलते हैं, रोग जरा परिमुक्तो जीवेद वस्त्र शतम से अगरम, कि अगर आप ऐसा पानी पीते हैं तो आप रोगों से दूर रहेंगे, बुढ़ापे से दूर रहेंगे। जीवेद वस्त्र शतम से अगरम, आप 100 वर्ष से ऊपर भी जी सकते हैं। तो प्रातःकालीन जल सेवन को एक तरह से प्रशंसनीय कहा गया है, तो पीने की कोशिश सबको करना चाहिए। ये पहला असेंशियल समय हो गया। अब दूसरा असेंशियल समय होता है भोजन के साथ। अब देखिए, अनफॉर्चुनेट, हम में से जितने लोग जुड़े हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग जुड़े हैं, आज की डेट में भी मैं मान के चलता हूं 75% ऑफ अस वो बोलते हैं खाने के साथ पानी मत पियो। कहां लिखा है नहीं बता पाएंगे, जबकि हमारे शास्त्रों को जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है भोजने च अमृतम वारी, भोजन के साथ पिया गया जल तो अमृत के जैसा होता है। लेकिन आप तो अमृत लोगों को पीने ही नहीं दे रहे। एक श्लोक बताता हूं आपको, खाने के साथ पानी के संबंध का श्लोक है, जरूरी है इसलिए बोल रहा हूं। भक्तस्य आदौ, यानी भोजन से पहले, जलम पीतम, जल पिया, अग्नि साधम कृसंगताम, आपकी अग्नि अवसादित हो जाएगी, आप दुर्बलता को महसूस करेंगे। जिसकी ये प्रवृत्ति है कि भोजन से पहले जो जल पीता है, भक्तस्य आदौ जलम पीतम अग्नि साधम कृसंगताम। कुछ लोगों की प्रवृत्ति है वो खाना खाने के बाद पीता है पानी। अंतः करोति स्थूलतम ऊर्ध्वम च आमाशयात कफम, अगर अंत में जल पीते हैं तो आपको स्थूलतम, आप मोटे होते जाएंगे और आपको आमाशय से ऊपर कफ के रोग होंगे। आपको जो भी कफ की बीमारियां हैं, प्रतिशाय है, कानों के रोग हैं, सिर दर्द है, ये सब तो, गला खराब है, कफ के रोग हैं। और मध्य अंगताम साम्यम धातु नाम जरणम सुखम, अगर भोजन के मध्य में जल पीते हैं तो आपके धातु भी सम रहेंगे, आपके अंग भी सम रहेंगे, जरणम सुखम, भोजन भी सुखपूर्वक जरण क्रिया शुरू हो जाएगी। तो भोजन के मध्य में जल पीना चाहिए।
लेकिन भोजन के मध्य में कह करके भी हमारे आचार्य नहीं रुके। वो बोलते हैं मध्य में भी ध्यान रहे, अति अम्बु पानाच पचते अन्नम, अगर अति अम्बु पान कर दिया तो भी खाना नहीं पचेगा। और निर अम्बु पानाच सैव दोष है, अगर बिल्कुल पानी नहीं पिया तो वो भी दोष है। तो तस्मान नरो बन्नी विवर्धनाय, तो ऐसे में आदमी क्या करे कि उसकी अग्नि प्रज्वलित है, खाना भी सही से पचता रहे। बोलता है मुहुर मुहुर वारी पिबेत अभूरी। मुहुर मुहुर मीन्स बार बार, वारे मीन्स पानी, पिबेत मीन्स पिए, अभूरी मीन्स थोड़ा थोड़ा। आफ्टर एवरी 2 bites have 1 sip of water, after every 2 bites have 1 sip of water। अमृत है सर, अमृत है। एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन सब ठीक हो रहा है हमारे पेशेंट्स का, केवल पानी सही करा के। उसके बाद ये दूसरा एसेंशियल समय, तीसरे एसेंशियल समय पे आते हैं। बोलते हैं आम विष्टभ्यो क्वोष्णम निष्पिपासो अपि पिबेत। अगर जो पेट में आपका भोजन गया है, आप चाहते हैं कि वो पके, वो जले नहीं, सड़े नहीं, उसमें आमा जीर्ण ना हो, उसमें विष्टब्धा जीर्ण ना हो, तो आपको एक निश्चित अंतराल पे निष्पिपासो अपि पिबेत, प्यास ना हो तब भी पानी पीना है। जैसे 1 बजे आपने लंच किया तो 3 बजे और 5 बजे 2 बार कम से कम मैं बोलता हूं अपने पेशेंट्स को कि आप 1 कप पानी या आधा गिलास पानी सिप सिप करके जरूर लें। क्यों? यावत्य क्लेदयन्ते अन्नम, जिससे आपका अन्न गीला क्लेदित होता रहे। लेकिन साथ में पूछ देखिए क्या जोड़ी श्लोक के, अति क्लेदो अग्निनाशने है। अगर अति क्लेदन कर दिया, अधिक जल डाल दिया तो फिर अग्नि का नाश हो जाएगा। सो हर समय पे एक छोटे बच्चे की तरह हमारी उंगली पकड़ के हमारे शास्त्र, हमारे वेद हमें चलाने की कोशिश करते हैं, बार बार ध्यान दिलाते हैं कि अधिक नहीं करना है, कम भी नहीं करना है। वो बोलता है कि साहब अति अम्बु पानाच पचते अन्नम, अति अधिक पानी पी लिया तो भी नहीं पचेगा, और निरअम्बु पानाच बिल्कुल नहीं पिया तो भी दोष है। तो तस्मान नरो बन्नी विवर्धनाय, क्या करे? मुहुर मुहुर वारी पिबेत अभूरी। तो ये तो आपने खाने के साथ किया, फिर खाने के 2 घंटे बाद आम विष्टभ्यो क्वोष्णम निष्पिपासो, प्यास ना हो तब भी पीजिए। इसलिए मैंने इसको क्या नाम दिया? असेंशियल समय, जहां थ्रस्ट कॉल की आपको जरूरत नहीं है, आपको प्यास लगे जरूरत नहीं है। तो 3 समय ऐसे हो गए, नंबर 1 सुबह उठ करके, नंबर 2 भोजन के साथ, और नंबर 3 कम से कम 2 बार भोजन के बाद। अब कुछ मेरे भाई, मेरे जूनियर्स अगर जुड़े हुए हैं, वो सोच रहे होंगे कि साहब दिन में तो हम पी लेंगे, रात में क्या होगा? तो रात में चिंता ना करो, क्लेदक कफ है ना, वो दिन में हमारे टेंशन से, हमारे स्ट्रेस से और साथ में हमारी एक्टिविटीज से उसका स्राव कम होता है, वो सूखता रहता है। रात्रि में वी हैव सफिशिएंट क्लेदक कफ टू, जिससे हमारा अन्न क्लीन होता रहे और डाइजेशन चलता रहे। तो रात की चिंता नहीं है, लेकिन दिन में 2 बार पी लीजिए। बिना गीले के अन्न नहीं पकता, ये ध्यान रखिएगा। आपको दाल पकानी है तो जल, आपको सब्जी पकानी है तो जल, कोई चावल पकाने हैं तो जल। बिना जल के संयोग से पाक क्रिया नहीं होती। तो बाहर सौभाग्य है कि आप जब जल डाल के अपना मस्त हो जाते हैं, लेकिन बाहर भी अगर जल कम हो जाए तो चावल जल जाते हैं, दाल जल जाती है। तो ऐसे ही अंदर भी आपने ध्यान रखना है कि अन्न को जो अंदर पहुंचा उसे क्लेदित करते रहना है। लेकिन क्लेदन में भी एक बात ध्यान रखनी है, एक बहुत सिंपल सी चीज है, 1 मिनट की, लेकिन व्यवहारिक है इसलिए बता रहा हूं। आप जब खाना खाते हैं, मुंह में जाता है, फूड पाइप में जाता है, फिर आपके स्टमक में जाके स्टोर होता है। सो इन जनरल हमारे स्टमक की जो कैपेसिटी है फूड की, मेजोरिटी ऑफ केसेज, आज की हम बात करें तो 75 से 80% केसेज में हम मैक्सिमम 450 से 500 ग्राम मटेरियल खा सकते हैं, फूड खा सकते हैं। और ये भी कैसे आप चेक कर सकते हैं, आप जहां जहां जिस जिस शहर में है वहां का जो बढ़िया रेस्टोरेंट है जो थाली सर्व करता है आपको, जैसे कभी कभी हम जाते हैं रेस्टोरेंट में तो वी ऑर्डर फॉर ए थाली, कि थाली ले आओ, तो उसमें चपाती भी आती है, राइस भी आता है, सब्जी भी आती है, थोड़ी दाल होता है, एक मिठाई का पीस भी होता है, 2-4 पीस सैलेड के भी पड़े होते हैं। अच्छा, सब एक साथ तोल लीजिए तो आप जान लीजिए कि जो अच्छी थाली होती है, जो हैवी हमें लगती है, उसका वेट होता है लगभग 400 से 450 ग्राम। और उस थाली को हमारे जैसे लोग जो थोड़ा खाने पीने में तेज है वही खा पाते हैं, हमारी बहनें, हमारी महिलाएं नहीं खा पाती पूरी थाली। तो हमारे पेट की क्षमता जो है इतनी है, 400, 450, 500 ग्राम तक। मेजोरिटी ऑफ केसेस, कुछ लोगों ने अभ्यास से उसे बहुत बढ़ा लिया है, लेकिन आज जो लोग हमारे बीच में हैं उनकी क्षमता ये है। और अगर आप वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं
तो इन जनरल स्टमक की कंप्लीट एम्पटिंग में 4 से 5 घंटे लगते हैं। अब आप सोचिए, अगर आपने खाना खाया, आपने, आपको पता है खाने के साथ पानी नहीं पीना, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है, और गर्मी का सीजन चल रहा है, बोतल पानी ठंडे की आपके हाथ में लग गई, और आपने, वो क्या काम हो रहा है वहां पे, स्टमक में बेसिकली हम सब जानते हैं एसिड सेक्रेशन होता है और फूड को गलाता है, और धीरे धीरे गल गल के वो नीचे बढ़ता है, और ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेशन का प्रॉपर प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो गलाने का काम है, रस बना बना के नीचे सप्लाई करने का काम है स्टमक का थ्रू एसिड। लेकिन आपने क्या किया, आपने 1 घंटे बाद, अभी तो फूड तो था स्टमक में, आपने बोतल उठाई और गड़ 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 पी ली। तो पानी जो है कोई नॉन फिजिकल चीज, तो हवा तो है नहीं, तो उसे स्पेस चाहिए। तो वो आपके जो मोटे मोटे टुकड़े हैं खाने के, जो अपने बिना चबाए, आजकल तो हम चबाते भी नहीं है, 1 मिनट में तो निपटा डालते हैं, निगल लेते हैं, तो वो जो पेट में जाके थोड़ा काम चल रहा है, हल्के फुल्के से गल के नीचे पहुंचने चाहिए, वो गल के नहीं पहुंचते। जब आपने पानी तेजी से पिया तो वो पानी जाकर के उसको आगे पुश कर देता है, समय से पहले, गलने से पहले, जूस बनने से पहले, जिसपे कि अग्नि काम कर सके, और फिर वो जाकर के वहां पर अग्नि पे मोटे मोटी उन लकड़ियों की तरह काम करते हैं, जैसे आप बाहर आग जलाते हैं, और कभी भी आप मोटी मोटी लकड़ियां जब बेतरीका नॉन सिस्टमेटिक वे में जब लकड़ियों को रख देते हैं, तो वो लकड़ी उस आग के लिए ईंधन का काम नहीं करती, उस आग को बुझाने का काम कर देती है। एक ये एक टुकड़ा है, ये लकड़ी का टुकड़ा है, इस टुकड़े को आप सब लीजिए जितने लोग हैं, और माचिस की मेरे से भरपूर डबियां ले लीजिए, और इसको जलाइए आप लकड़ी के टुकड़े को। मुझे लगता है कि सारी माचिसें जो हैं, सारे जो मैच स्टिक्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे, ये काला हो जाएगा लकड़ी का टुकड़ा, लेकिन जलेगा नहीं। इसी लकड़ी के टुकड़े को आप पाउडर बना दीजिए, डस्ट बना दीजिए, बुरादा बोलते हैं हम लोग, लकड़ी का बुरादा बना दीजिए, और आप 2 माचिस की तिल्ली बहुत है आपके लिए। जो वहां हो रहा है, बाहर हो रहा है, वही हमारे पिंड में हो रहा है। आपको पानी सदैव पीते समय पेशेंट को बताना है कि पानी ऐसे पीना है जो आपकी प्यास बुझाए, बॉडी को हाइड्रेट करे, लेकिन यहां पर अन्न को वो समय से पहले आगे ना बढ़ा दे। जैसे ही वो आगे बढ़ा, वो मोटा मोटा टुकड़ा वो अग्नि को बुझाने का काम करेगा, वो खुद तो डाइजेस्ट होगा नहीं, स्टेगनेंसी हो जाएगी, और वो सड़ेगा, और फिर भी सड़ते हुए भी चीज क्या होती है, वो धीरे धीरे गलती है, फिर वो गल के क्या बना, वो कच्चा है, गल रहा है, वो आमरस बन गया, वही फिर बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर वही एंटीजन एंटीबॉडी वाला सारा ऑटोइम्यून का सिस्टम शुरू हो जाएगा। ये तो कहिए, हमारा शरीर ऐसा है कि अगर हम ध्यान रखें तो हम 400 वर्ष जी सकते हैं। यही सब हमारे जो वायलेशंस हैं, इनकी वजह से आज हम 70-75 तक नहीं पहुंच पा रहे। बड़ी बेसिक चीजें हैं। सो वापिस अपने विषय पे आता हूं। तो पानी पीने के 2 समय, एक असेंशियल, असेंशियल का मतलब प्यास की अपेक्षा नहीं करता, वो है सुबह का समय, फिर है भोजन के साथ, फिर है भोजन के बाद, उसके बाद है जब आपको प्यास लगे। तो एक सेंटेंस मेरा ध्यान रखिएगा, आपने पानी को पीना नहीं है, आपने पानी को खाना है। और क्यों खाना है उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया। एक सिप लेकर के रख दीजिए, फिर एक सिप लीजिए, रख दीजिए, फिर एक सिप लीजिए, रख दीजिए, इसे बोलते हैं पानी को खाना। आप अपने फिजिकल वर्कआउट के हिसाब से, आप अपनी प्रकृति के हिसाब से, आप जिस तरह का सीजन उसके हिसाब से एज पर थर्स्ट पानी पी सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट आपको यह समझना है कि धीरे धीरे पानी पीना है, और हो सके तो अति में नहीं जाना, क्योंकि खाना पीना कभी भी अति का नहीं होता। तो ये है जल के बारे में कुछ नियम। अब देखिए, कोई बात करता है कि मोटापे की बात करता है कि मोटापे में क्या करें लोग, बहुत सारे लोग डाइटिशियन बोलते हैं कि मोटापे में, तो आपको वहां भी बोलना है कि मोटापे में भी आपको पानी अधिक नहीं पीना है, क्योंकि पाके स्वादो हिमम वीर्ये तद उष्णम अपि योजितम, कि पानी का जो विपाक है वो सदैव मधुर रहेगा, उसका वीर्य सदैव शीत रहेगा, चाहे उसे गर्म पीना कर दिया जाए। आप सोचे कहीं आग लगी है, आपके हाथ में गर्म पानी की बाल्टी है, उस आग पे डालेंगे, ये कहेंगे ये तो पानी गर्म है, आप उस पे डालेंगे और आग बुझ भी जाएगी।
तो पाके स्वादो हिमम मेरी, उसका बेसिक नेचर चेंज नहीं होता। उष्ण है, वो डिटॉक्स हो गया, बढ़िया हो गया, साफ सुथरा हो गया, लेकिन उसका वही है। तो उसमें बोलता है कि तस्माद योग पाने तो लागवान नियोजित, उसका भी, गर्म पानी का भी योग में, मतलब सम्यक प्रकार से सेवन ही आपके शरीर में लघुता को पैदा करेगा। तो आप किसी भी कंडीशन में पानी को अधिक नहीं पी सकते। और बहुत सारी जगह, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे चरक में अतिशयोक्ति में बात की जाती है, इसलिए अतिशयोक्ति जो है वो की गई है कि यहाँ पे पानी का निषेध है, पानी का निषेध है कि पानी बिल्कुल ना पिए। लेकिन उसके बाद में हमारे ही शास्त्र लिख देते हैं, देखिए कितना खुशी होती है कि क्या शास्त्र थे, हम लोग बच्चों की तरह समझाते थे। बोलते थे कि भाई इतना सब मैं बताया हूं, लेकिन मेरी अंतिम बात भी सुन लो भाई, मेरी अंतिम बात भी सुन लो। वो बोलता है कि पानी, पानीयम प्राणिनाम प्राणः सर्वमेव च तन्मयम अतो अत्यंत निषेधे अपि न क्वचित वारी वार्यते। पानीयम प्राणिनाम प्राणः, ये पानी ही है जो, जिसकी वजह से हमारे प्राण हैं। विश्वमेव च तन्मयम, ये सारा जल, संसार सृष्टि जल में है। अतो अत्यंत निषेध है, अगर मैं कहीं पे अत्यंत निषेध भी बोल आया हूं तो उसका बिल्कुल मतलब नहीं कि आप पानी को पूर्णतः वर्जित कर दें, ऐसा मत कीजिएगा। सो ये है, देखिए पानी की सारी स्टोरी, और बहुत सारी बातें हैं पानी के बारे में। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, इस उम्मीद के साथ कि मैं जो भी मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था वो मैं कर पाया, अपनी बात को रख पाया। और अगर कोई सवाल, कोई क्वेश्चन इस समय आप पूछना चाहें तो आई एम रेडी टू आंसर दैट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन। और आप इतना एंजॉय करके बता रहे थे ना, तो ऐसे लग रहा था कि दिल की बात दिल तक पहुंच रही है और सभी पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छी तरीके से उसको लिया होगा। और विश्व आयुर्वेद परिषद का ये मंच अनेक श्रेष्ठ वैद्य निर्माण करना चाहते हैं, और जिसके कारण जब भी हमें भारत में मौका मिलेगा कि आयुर्वेद राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति हो, घोषित हो, तब हम अनेकों की संख्या में अच्छे वैद्य भारतीय समाज को दे सके, कि जो इतने सारे लोगों की स्वास्थ्य को बरकरार रख सके, यथावत रख सके, उसका संरक्षण कर सके और वर्धन भी कर सके। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा। और डॉक्टर किमाया एक प्रश्न पूछना चाह रही है। मैं आपको डॉक्टर किमाया अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। जी डॉक्टर। सर, पहले तो आपका धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपने ये किया विषय इतना, कोई किसी ने इतना विस्तार में इतने अच्छे से, और शास्त्रों को, इनकी शास्त्र का प्रमाण देके कभी इतना नहीं समझाया था, तो बहुत धन्यवाद उसके लिए। सर सिर्फ मेरा सवाल है कि तौले में सर बोलते हैं ना कि खाने से पहले अगर देंगे पानी, तो फिर उसका जो अधिक अधिक शुदा रहता है वो थोड़ा कम होके वो फायदा करेगा, ऐसा नहीं कि पता नहीं है कि रहता है, हमारा मिसकंसेप्शन है। तो आप बोल रहे हैं कि इस तौले में नहीं ये करना है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए, जहां पर भी हमारी बुभुक्षा बढ़ जाती है, भूख बढ़ जाती है, तो इन जनरल भस्मक रोग आपने हमारे शास्त्र में वर्णित है, वहां भी उसकी चिकित्सा में जाएंगे। मैंने आई हैव गॉन थ्रू दैट ऑल्सो। तो वहां पर भी आपको अग्नि को ठीक करना है, पित्त को ठीक करना है, जल को नहीं देना है। क्योंकि आप जल दे करके आप पित्त को ठीक नहीं कर सकते। आप एक समय के लिए, जैसे होता है ना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, आप डाइटिशियंस क्या कर रही हैं आज के समय पे, वो बोलते हैं खाना खाने से पहले खूब सारा पानी पी लीजिए, खूब सारा सैलेड खा लीजिए। तो सैलेड क्या है, बेसिकली वाटर कंटेंट है, आपका पेट भरना उनका इंटेंशन है, तो वो ठीक नहीं है। हमें अपने पित्त का करेक्शन करना है, ना कि हम पानी पहले दे करके उसका पेट भर करके उसकी क्षुधा को शांत करें। सर धन्यवाद सर। सच में मैं कहूँ तो मैंने भी कभी अपने पेशेंट को ऐसा बताया नहीं, क्योंकि मेरे को हमेशा डाउट रहा कि कैसे ना, कि एक तो मेटाबॉलिज्म टोटल बिगड़ा हुआ है, उसमें हम उसको बोलेंगे और तुम पानी पियो, और उसका ये हो जाएगा कि अग्नि का कुछ तो और भी बिगाड़ ही हो जाएगा। तो इसलिए कभी बोला नहीं है, और आपका अभी बात सुनकर तो अभी समझा सकेंगे बराबर से पेशेंट को। थैंक यू सर। बहुत बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। और डॉक्टर किमाया आपका भी धन्यवाद। डॉक्टर अर्शिया, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं।
सर मेरा शायद थोड़ा स्टार्टिंग में छूट गया था। मुझे जानना था कि सुबह उठते से ही पानी क्यों पीना है, क्योंकि मैं तो अभी तक मना करती हूँ पेशेंट को सुबह उठ के पानी नहीं पीना है, वो अग्निमांद्य कर देता है, फिर सुबह की भूख मर जाएगी। वो थोड़ा सा आप बता सकते हैं? देखिए, सुबह पहले तो शास्त्र बोलता है कि रोग जरा परिमुक्तो जीवेत वत्सर शतम से अगरम, यानी कि सुबह उठ के पिया गया जल जो है इतना अच्छा बताया गया कि रोगों से मुक्ति देता है, आपको बुढ़ापे से मुक्ति देता है, ठीक है, और आप 100 वर्ष से अधिक जी सकते हैं यदि आप सुबह उठ करके पानी पीते हैं। और आप देखिए किस समय पानी पीने को बोला गया है कि आप अपने बेड साइड पे पानी रखिए और जैसे ही उठते हैं आप पानी पीजिए, क्योंकि देयर इज ए फिनोमिनन विच इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। आपका पेट जब भरता है तो आपका कोलन में स्टिमुलेशन जाता है और वो स्टिमुलेशन आपके मल त्याग में आपकी मदद करता है। तो आप अगर शाम को समय से खाना खाते हैं, एक्चुअली मॉर्निंग तक जाकर के तो हम बेसिकली हमारा पेट खाली होता है। मैंने बोला पेट को खाली होने में, स्टमक को खाली होने में टेक्स 4 to 5 आवर्स। अगर आप वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं, अगर नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं तो आपको 1 to 2 आवर्स और प्लस करना होगा। इन जनरल 6 से 7 घंटा लगता है नॉन वेजिटेरियन फूड को गैस्ट्रिक एम्पटिंग में। तो आपने रात में अगर जैसा शास्त्र बोलता है कि आप सूर्यास्त से पहले खाना खाइए, तो आप मान के चलिए कि मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है हमारा वो रात में होता है। आप ये भी पढ़ेंगे आगे, कभी आप जाके पढ़िए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। दिन में अगर आपका खाना नहीं पचा आप और खाना खा सकते हैं, लेकिन आप सुबह अगर आपको लगता है कि खाना नहीं पचा, ठीक है, तो आप खाना नहीं खा सकते। रात्रि में आपको मतलब निपटाना पड़ेगा 24 आवर्स का। तो बेसिकली आपने खाना खाया से 7 बजे खा लिया, 8 बजे खा लिया, तो 5 घंटे में मतलब 12, 1, 2 बजे तक हम ये मान के चलते हैं कि आपका पेट भी स्टमक एम्प्टी है, वो नीचे डाइजेशन के लिए आगे बढ़ चुका है। अगले जो भी 5-6 घंटे में वो डाइजेशन वाला प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। अब आपको सुबह हमें मल त्याग करना है, तो मल त्याग को इंड्यूस करना है। नंबर 2, हमको गैस्ट्रिक एक तरह से क्लीनिंग करनी है, क्लिंजिंग करनी है। आपका पेट जहां पे आप भोजन भेज रहे हैं, देखिए कितना अच्छा थ्योरी है कि आपका सारा फूड कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। जब आप पानी पीते हैं तो स्टमक वॉश होता है, मतलब आप नेक्स्ट डे क्लीन मुंह, क्लीन फूड पाइप, क्लीन स्टमक से नाउ आप रिफिलिंग शुरू करेंगे। एंड एट द सेम टाइम आपने एक तरह से गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स के थ्रू मल त्याग के प्रोसेस को भी इनिशिएट कर दिया, थोड़ा सा अच्छा से मोटिवेट कर दिया। तो सुबह उठ के आप पानी पीते हैं तो इंटेंशन इज टू इंड्यूस द गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स सो दैट यू कैन पास स्टूल स्मूथली। और मल शुद्धि ही सब कुछ है। आपका मलिन शरीर तो बीमार शरीर है। आपका शरीर में मल नहीं रुकेंगे तो आप स्वस्थ हैं। और आप देखिए, आपका जब परिभाषा आती है कि आपका आहार जीर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या बोला है शास्त्र में? वो बोलता है कि उद्गार शुद्धि, शुद्धि का उद्गार आपको कब आएगा? जब आप मल त्याग कर देते हैं। उद्गार शुद्धि उत्साह हो। अब मल त्याग हो गया, अब उत्साह। अब बताओ क्या करना है, आज दिन क्या करना है? उद्गार शुद्धि उत्साह हो। वेगो स्तर्गो यथा उचित है, लघुता लग रही है, चुत पिपासा, आप कुछ खाया जाए, भूख प्यास लग रही है, मिस जीर्ण आहार से लक्षणम, आपका आहार प्रॉपर जीर्ण हो गया है, आप दिन की शुरुआत कीजिए। सो मल का त्याग हो जाए अच्छे से, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स सेट हो जाए, हमारा जो स्टमक है, हमारा जो मुंह है, हमारा जो फूड पाइप है, वहां पे अगर कुछ लगा है वो क्लीन हो जाए, सो दैट आप रिफिलिंग जब करें तो एक साफ पात्र में करें। सर बट जो लोग सूर्यास्त के बाद खाते हैं तो फिर उनको हम एडवाइस नहीं कर सकते ना ऐसा? नहीं नहीं नहीं, सूर्यास्त के बाद भी खाने वाले को आपको बस ये देखिए, जो व्यक्ति रात में 7 घंटे सोता है, 7 घंटे इन जनरल, तो आप उसके बाद उसे एडवाइस कर सकते हैं। अगर आपने, क्योंकि 7 घंटे हमें सोना ही है। जब हम सोते हैं तो क्या होता है डॉक्टर साहब, आपको आपका पेरिफेरल सर्कुलेशन कम हो जाता है, आपका ब्रेन का सर्कुलेशन कम हो जाता है, आपकी अदर एक्टिविटीज सब कम हो जाती हैं। सारा का सारा ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो होता है टुवर्ड्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए वहां पर जब आप दिन में काम करते हैं, दौड़ते हैं, तो उसमें डाइजेशन होता ही नहीं है। आपका सारा सर्कुलेशन जो है वो पेरिफेरल हो जाता है। तो इसलिए जब आप रात में जगते हैं और खाना खाते हैं और जगते हैं, तो मैक्सिमम वो सुबह कॉन्स्टिपेशन या गैस या नोजिया, वोमिटिंग, ये सब होता है, क्योंकि डाइजेशन नहीं हुआ। क्योंकि रात में हम सोए ही नहीं, हम तो भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, काम कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, तो हमारा ब्रेन एक्टिव था, हमारे हाथ पैर एक्टिव थे।
तो 7 घंटे जो नींद ले रहा है उसके बाद आप उसको मतलब खाने को अगर 7-8 घंटे हो गए तो आप पानी पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मुझे लगता है डॉक्टर अर्शिया को अपना जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और डॉक्टर लक्ष्मी रमेश का मैं अनम्यूट कर रही हूँ। डॉक्टर लक्ष्मी रमेश जी, डॉक्टर लक्ष्मी अपना प्रश्न पूछिए आप। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। जी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका। और थैंक यू। हाँ सर, तो मैं थोड़ा कॉलेज से आ रही थी, शायद मेरा बीच में छूट गया होगा, तो मुझे ये डाउट था कि हम ऐसा आयुर्वेद में पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली हर एक इंडिविजुअल को कितने कितने लाइक वाटर क्वांटिटी कैसे डिसाइड कर सकता है कि इतना ही मैंने पानी बहुत पीना है? बहुत बहुत स्पष्टता से बोला है कि हम एक एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए भी वी कैनॉट फिक्स द क्वांटम ऑफ वाटर कि उसको 24 घंटे में इतना पानी पीना ही है। हाँ दैट जैसे आपने बोला कि सब जन अलग अलग होते हैं, तो डिपेंड्स कि आपका प्रकृति क्या है, बाहर सीजन कैसा चल रहा है, फिर उस पर्टिकुलर दिन आपका कितना फिजिकल एक्टिविटी है, तो उस पर डिपेंड करता है, तो वेरिएशन मिलेगा। तो हम अब नाउ व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया टू चेक वेदर वी आर प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड और नॉट, तो दैट इज द क्वांटम ऑफ यूरिन, नॉट द क्वांटम ऑफ वाटर विच वी ड्रिंक, इट्स द क्वांटम ऑफ यूरिन वी पास। If a person is passing 750 ml of urine, that means 3 times urination, खुल के पेशाब 3 बार in 24 hours, clearly indicates कि your hydration level is okay, and daily का जो nitrogenous waste product हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, that has been excreted out. So basically urine output is more important than the water intake. आप अगर ये देखिए कि सर्दियों में कोई दिन ऐसा भी जाता है ना कि बहुत सारे इनमें से लोग जिनको एसेंशियल नहीं पता है कि सुबह उठ के पीने का कोशिश करना है, खाने के साथ पीना है, खाने के बाद पीना है, जो एसेंशियल नहीं जानते, बहुत सारे हम में से लोग ऐसे हैं जो विंटर, जब डीप विंटर होती है तो उनसे पूछो, बोले दिन भर में 1 गिलास भी पानी नहीं पिया, 2 गिलास भी पानी नहीं पिया, एंड उसके बाद भी दे मस्ट पास, दे पास एक्चुअली दे पास यूरिनेशन मे बी 3 लीटर्स 2 लीटर्स, वो दिन में 10 बार पेशाब के लिए जाते हैं। तो ये बॉडी का अपना एक ऑटोनोमिक मैकेनिज्म है, इसमें हमको कुछ नहीं, हमको अधिक की तरफ तो सोचना नहीं है। अधिक की तरफ तब सोचना है कि ऐसा तो नहीं है कि हम पानी पी रहे हैं, एंड देखिए जिस चीज को बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो चीज लेती है, अपने साथ रखती है, ठीक है, और अगर रिक्वायरमेंट नहीं होती तो उसको बाहर फेंकती है। आपको उल्टी क्यों होती है? आपको कभी उल्टी होती है ना, बिकॉज कोई ना कोई खराब चीज आपके पेट में पहुंचती है, तो बॉडी उसको बाहर फेंकने के लिए वोमिटिंग करती है। अगर आप वो चीज पेट से नीचे इंटेस्टाइन में चली गई है तो आपको लूज मोशन लग जाता है, बिकॉज बॉडी को वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम इमीडिएटली कोई ना कोई एंटी एमेटिक मेडिसिन दे देते हैं, एंटी डायरियल मेडिसिन इमीडिएट दे देते हैं। हमारा शास्त्र क्या बोलता है कि जो वेग है उसको, चाहे वो स्टूल का है, चाहे वो यूरिन का है, चाहे वो उसको रोकना नहीं है, रोकना नहीं है। हाँ। क्योंकि वो बॉडी का अपना एक अपना सेफ्टी मैकेनिज्म है कि वो अपना प्यूरिफाई कर रही है, अपना जो भी गलत चीज पहुंचा उसको निकाल रही है। अगर ऊपर है तो वोमिटिंग के थ्रू, नीचे पहुंच गया तो लूज मोशन के थ्रू, है ना। तो ऐसे ही जब हम ये देखना कि हम बार बार पेशाब जा रहे हैं, कहीं इसके पीछे कारण ये तो नहीं कि हम जल अधिक पी रहे हैं। अगर हम जल अधिक नहीं पी रहे हैं, हम पेशाब बाहर जा रहे हैं, तो फिर बॉडी को करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो बॉडी बाहर के टेम्परेचर से हमको मैच करा रही है। तो आपको आपके क्वेश्चन का जवाब एक लाइन में ये है कि अगर इफ यू आर पासिंग 750 ml ऑफ यूरिन, मतलब अच्छे से यूरिन हो रहा है 3 times in 24 hours, दैट मीन्स आपका वाटर इनटेक ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर। इवन इफ यू आर नॉट ड्रिंकिंग इवन सिंगल ग्लास ऑफ वाटर, हो सकता है आप सैलेड बहुत खा रहे हो, आप सब्जियों के नाम पे बहुत सूप पी रहे हो, तो वो भी तो वाटर ही है। तो हाँ जी, हाँ। ओके, धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। और डॉक्टर
अर्शिया फिर से कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही है। यस डॉक्टर अर्शिया। यस मैम, मुझे ये पूछना था कि सर ने अभी वो जो बताया कि रात का खाना अगर मतलब सुबह अगर ऐसा लगता है कि रात का खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ तो नहीं खाना चाहिए, और अगर शाम में ऐसा लगता है तो खा सकते हैं। उसका रीजन एक बार जानना था अच्छे से, क्योंकि जैसे अभी आपने बोला कि रात में तो डाइजेशन सबसे अच्छे से होता है क्योंकि बॉडी उस पर वर्क करती है, तो फिर सुबह क्यों नहीं खाना चाहिए अगर ऐसे लगे तो? एक्चुअली अब यहाँ पे डॉक्टर आशिया एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने अगर आप पूरा आपने लेक्चर सुना है तो मैंने बोला कि गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो होती है इट टेक्स 4 to 5 आवर्स। ठीक है, आपको दिन में भी खाने के लिए क्या बोला गया है? इन जनरल पहले हमारे जो लोग होते थे वो क्या करते थे, जो जो एक टाइम खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, और जो 3 बार खाए वो रोगी। फिर से सुनिए, जो एक बार 24 आवर्स में वंस खाता है वो योगी है, जो 2 बार खाता है वो भोगी है, जो 3 बार खाता है वो रोगी है। सो आपने दोपहर में 1 बजे खाना खाया, आप देखिए शाम 7 बजे तक आपने जैसा भी फूड खाया, तो हम ये मान के चलते हैं इफ यू आर नॉट सिक, आप बीमार नहीं है, तो आपका पेट खाली हो चुका है, क्योंकि गैस्ट्रिक एम्पटिंग टेक्स 4 to 5 आवर्स। तो आप फिर से पेट को भर सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप जी सर। ने हाँ, अगर आपने देखिए हम गलती कहाँ करते हैं, हम गलती ये करते हैं, एक छोटा सा बहुत प्रैक्टिकल बात आपसे करूंगा। आप घर में खिचड़ी बना रहे हैं, ठीक है, एंड आपको खबर आती है डॉक्टर अरोड़ा आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि डॉक्टर आशा आप क्या लंच या डिनर वटेवर करेंगे। आपने तो सोच लिया अब मैं और तो कुछ नहीं बनाऊंगी। क्या आप आधी बनी खिचड़ी में प्रेशर कुकर खोल करके और चावल और दाल मिला सकते हैं? हाँ या ना जवाब दीजिए। नहीं सर। नहीं मिला सकते। आधे कच्चे और पक्के में आप नई चीज नहीं डाल सकते। क्या डाल सकते हैं? आप थोड़ा पानी डाल के उसको पतला कर सकते हैं, दूध डाल के उसे पतला कर सकते हैं कि जब आप थाली में डालें तो इतना फैल जाए कि हम उतने से ही संतुष्ट हो जाएं। ठीक है, जी। सेम वे जैसे आपने भोजन किया 1 बजे, तो आप 3 बजे नहीं खा सकते, सॉलिड नहीं खा सकते। आपको भूख लग रही है, आपको मन है कुछ करने का, तो यू कैन टेक वाटर, यू कैन टेक जूस, यू कैन टेक मिल्क। आपको बहुत ज्यादा मन है तो आप सूप ले लीजिए, लेकिन हल्के हल्के, सो दैट वहां पर वो जाके उसके साथ गीला उसको कर दे, उसको क्लेदित कर दे, लेकिन उसको आगे पुश ना करे। उसमें मतलब आप जल्दी से पानी भी नहीं पी सकते। भोजन तो कच्चा पक्का मत ही कीजिए, पानी भी तेजी से नहीं पीना है, तो हल्का सा पानी डाल सकते हैं, पानी का हो जाएगा, सेट हो जाएगा। आप खिचड़ी में जैसे बनती हुई खिचड़ी में पानी मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते? मिला सकते हैं ना? जी। लेकिन नया चावल दाल नहीं डाल सकते ना? जी। तो बस नहीं अगर डाल सकते। आपने 4 से 5 घंटा आपको हो गया दिन में खाए हुए, तो जबकि हम जान रहे हैं कि अभी डाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन स्टमक इज फ्री टू रिफिल, तो इसलिए आप खा सकते हैं। लेकिन सुबह के समय अगर, क्योंकि आपको ऊपर भी रखा है भोजन, इधर भी नीचे भोजन है, अगर नीचे का भोजन पक गया देन ओनली ऊपर का भोजन नीचे जाएगा। अगर नीचे बीच में पका ही नहीं है तो वो पेट भरा हुआ है, तो उसमें आप ऊपर से डालेंगे तो वो कच्चा पक्का हो जाएगा। फिर अगर रात में ड्यूरिंग डाइजेशन आपका ड्यूडेनम फ्री हो गया, आपका जजनम फ्री हो गया, आगे प्रोसेस बढ़ते हुए नीचे चला गया, तो स्टमक की एम्पटिंग हो जाएगी, देन यू कैन रिफिल। अगर आपने रात में वो नहीं पचा भोजन और पेट भी भरा हुआ है, तो वहां फिर कच्चा पक्का हो जाएगा। तो इसलिए शास्त्र लिखता है कि आप दिन में जब आपको वो फील नहीं आ रहा कि मेरा खाना पच गया, तब भी खा सकते हैं, क्योंकि वो ये मान के चल रहा है कि स्टमक तो एम्प्टी हो गया होगा। लेकिन अगर आप रात्रि में खाना ना पचे तो अगले दिन आप नहीं खा सकते, क्योंकि फिर वो अभी दोनों साइड, ऊपर का आपका फ्लोर भी भरा हुआ है, नीचे का फ्लोर भी भरा हुआ है, so there is no space to refill। यस सर। सर एक चीज और पूछनी थी कि खाने के कितनी देर बाद चाय पी सकते हैं, अगर कई पेशेंट पूछते हैं तो? हाँ, क्योंकि किसी को वो निद्रा और वो ड्राउजीनेस फील होता है तो उसके लिए भी लोग चाय पीते हैं, तो देखिए ये बताइए क्या बोलना चाहिए? मैं आपसे उम्मीद करता हूँ चाय तो पिला ही देगी, कोई बात नहीं है, लेकिन खाने के बाद आपके बॉडी में फ्यूल गया है ना, ठीक है, कफ बढ़ा है, ठीक है, तो थोड़ा सा उनको बोलिए कि वट एवर यू आर ईटिंग यू जस्ट रिड्यूस इट टू लाइक 3/4, आप 1/4 हटा दीजिए उनका। अगर वो 4 चपाती खाते हैं तो उनसे बोलिए 3 चपाती खाइए, आपको
फिर वो ड्राउजीनेस नहीं आएगी। उनका उनका अच्छा कफ अधिक बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं अपना भूख से, अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट से अधिक खा रहे हैं, तो कफ बढ़ जाना है। ओके अब ओके सर देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं। उनको चाय तो बोल दीजिए, चाय तो मटेरियल है, वो अलग बातें हैं कि चाय नुकसान करती है, फायदा करती है कितनी देर बाद वो, लेकिन हमको बेसिकली लोग तब अप्रिशिएट करेंगे व्हेन वी विल क्योर देम, जब वी विल गिव देम रीजनिंग, वी विल गिव देम सॉल्यूशंस। हम उनको चाय सिम्टोमेटिक नहीं हमको करना है कि वो ड्राउजी हो रहे हैं फिर चाय पी के थोड़ा ठीक हो जा रहे हैं, वो चाय और बीमारी उनको दे रही है। हमको उनको सोल्यूशन देना है कि तुम, इसका मतलब है यू आर ईटिंग मोर देन योर रिक्वायरमेंट, आप थोड़ा कम खाइए एंड फिर मुझे 5 दिन बाद बताइए कि आपको वास्तव में, अब देखिए, आपको पेट के 4 हिस्से करने हैं, 2 सॉलिड, 1 लिक्विड और 1 एयर के लिए छोड़ना है। कैसे जानेंगे हम एयर के लिए छोड़ दिया? भाई आपका, मैंने बोला कि क्षमता है आपकी 500 ml की, 500 ग्राम की क्षमता है पेट की, और आपको बोल रहा हूँ कि आधा गिलास पानी, मतलब आधा गिलास मीन्स लगभग 150 ml पानी आपको साथ पीना है। अब सोचिए, अगर आपको 4 हिस्से करने हैं और आपकी 500 ग्राम की क्षमता है, तो एक हिस्से में आता है लगभग 125 ग्राम या ml जो भी बोलिए, सो 250 ग्राम आपको सॉलिड करना है। 125 से 150 ml आपने आधा गिलास पानी पी लिया, सिप सिप करके। और वैन आपको पूछे कि एयर के लिए जगह कैसे पता लगेगा, डॉक्टर साहब जब आपको लगे अभी आप और खा सकते हैं अभी, और आप अपने को रोक लें, तो इसका मतलब है कि आपने एयर के लिए जगह छोड़ दी। आप यहां तक मत खाइए खाने के बाद अब बोले अब नहीं, बस 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 अब नहीं, थोड़ा नहीं होता हो गया, नहीं यार अब नहीं खा सकते, तो इसका मतलब आपने एयर के लिए जगह छोड़ी ही नहीं है। व्हेन यू ओके थिंक नाउ, इवन इफ, मतलब आपने कुछ खा करके 1 रोटी खाई हो, फिर आपको ऐसा लगे कि नहीं थोड़ा सा और खा सकता हूं, और आप उठ जाएं, तो दैट मीन्स आपने एयर के लिए जगह छोड़ दी। ऐसे जी समझाइए लोगों को, अच्छा लगेगा उनको, उनको क्योर कीजिए, उनसे बोलिए कि चाय पी लीजिए, लेकिन आपको पता क्यों ऐसा होता है? बिकॉज यू आर ईटिंग मोर देन योर रिक्वायरमेंट, बॉडी का नीड से अधिक खा रहे हो। आप कल से अपना खाना 75% कर दीजिए, और फिर मुझे बताइए ड्राउजीनेस रहती कि नहीं रहती, तो वो आपको बोलेंगे कि यार अब ड्राउजीनेस नहीं रहती। तो 2 भाग सॉलिड, 1 भाग लिक्विड, और 1 भाग जो है हवा के लिए छोड़ना है। डॉक्टर मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तो कई हफ्ते लगातार मैं आता हूँ, और ये जो डॉक्टर्स हैं इनके साथ बड़ा मजा आ रहा है, इनकी क्वेरीज इतनी अच्छी हैं, एक एक क्वेरीज को प्रैक्टिकली समझाने में बड़ा आनंद आ रहा है। बहुत अच्छे उदाहरणों के साथ आप बता रहे हैं, और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि औषध की मात्रा ही मैनेज करने से, सॉरी आहार की मात्रा ही मैनेज करने से, रिसेंटली मैंने एक हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट की दवाई छुड़वा दी। 4 रोटी से देखिए 2 रोटी चबाकर खाने के लिए कहा, वही है ना कि जैसे च्यू वाटर है ना कि जो आहार का 2 भाग, एक सॉलिड एक लिक्विड, जो सॉलिड को पिएगा और लिक्विड को खाएगा वो ठीक हो जाएगा। सॉलिड को पीना है और लिक्विड को खाना है। तो वही आप बोल रहे हैं कि सॉलिड च्यू करके जब फूड पाइप क्रॉस करे तो वो पानी बन के क्रॉस करे, रस बन के क्रॉस करे, उसको बोलते हैं सॉलिड को पीना। और पानी को एक सिप लेके रखना, फिर एक सिप लेके रखना मीन्स पानी को खाना। इतना चेंज करके भी हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर किमाया फिर से पूछना चाह रही है। डॉक्टर किमाया, एक मिनट, हमारी बहुत रेगुलर व्यूअर है, बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु रहती है, और जी डॉक्टर किमाया, यस यू कैन आस्क। सर, ये जो एक्वागार्ड वगैरह रहता है उस पर उस पानी के बारे में आपका क्या विचार है कि वो कितना सेफ रहता है? हाँ, क्या वर्ड बोला, मैं नहीं समझ पाया क्या? मिनरल वाटर या फिर मिनरल एक्वागार्ड? वाटर। हाँ एक्चुअली अब मिनरल वाटर में क्या है कि नाम इसका मिनरल वाटर है, लेकिन वास्तव में ये डीमिनरलाइज्ड है। हम जब भी ये आरओ का कंसेप्ट आ गया, फिल्टर्स का कंसेप्ट आ गया, फिल्टर फिर भी एक्सेप्टेबल है, बट आरओ एंड बाहर से एडिड जो भी हमारे मिनरल्स हैं, कुछ पानी वास्तव में आप कुछ मिनरल्स ऐड कर रहे हैं, ये बहुत नेचुरल नहीं है एक्चुअली। पहले तो आरओ वाटर में क्या है कि आपका सब कुछ तो छान दिया। कैन यू बिलीव, आप इस आरओ जो आपके घर में लगा हुआ है उसमें आप अगर इतना इसकी क्षमता है कि आप एक तरफ से कोल्ड ड्रिंक डालेंगे कलरफुल, आप दूसरी साइड से प्लेन वाटर निकाल सकते हैं। मतलब वो कलर जो एक नैनो पार्टिकल उसको भी वो छानने में एट टाइम सक्षम है।
तो आपका सब कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, आज के टाइम पे सबको मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी है। वो सारे मिनरल जो धरती में है, जो वाटर के थ्रू हमको सप्लीमेंट होते थे, वो सब छन जा रहे हैं। आज ये बताइए, याद कीजिए डॉक्टर साहब, कि हमारे जो बड़े थे, हमारे पिताजी, हमारे दादा, किसने कैल्शियम खाया था, किसने आयरन खाया था, किसने मैग्नीशियम खाया था, किसने मल्टीविटामिन खाया था? नो वन। और हमारी हड्डियां और उनकी हड्डियां मिला लीजिए, उनकी चलना और हमारा चलना, वो एनी सिस्टम यू कंपेयर, हमारा खुराक उनका खुराक मिला लीजिए। जितना घी हमारे पिताजी एक दिन में खाते थे, उतना हमारे पूरा घर एक हफ्ते में नहीं खाता। जितना उनमें बल था, चलना फिरना, उठाना, वजन उठाना, दौड़ना, सब कुछ। मतलब सो कहने का मतलब है कि ये पानी को जो हम आज आरओ से प्योर करने के नाम पे हम आरओ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक्चुअली सारे मिनरल्स को हमें जो है, जो एक तरह से ऑर्गेनिक नेचुरल मिनरल्स जो बॉडी को सूट करता है, बिकॉज प्रकृति बॉडी है, प्रकृति में ही सब है, तो वो मैचिंग जो कंपेटेबिलिटी थी वो उनके साथ इतनी अच्छी थी कि सब हमें कभी डेफिशिएंसी नहीं होती थी। आज हम ये सब चीजें बाहर से लेते हैं। बाहर से जो हम कैल्शियम ले रहे हैं, वो कैल्शियम कैसा है? वो कैल्शियम तो केमिकली प्रिपेयर्ड कैल्शियम है। बोलने को हो गया नाम शेल कैल, लेकिन क्या वो वास्तव में शेल का कैल्शियम है? तो ये चीजें तो वास्तव में जो हम अब मिनरल वाटर, आपने बोला मिनरल वाटर, अब दो तरह का, पहले तो मिनरल वाटर बोलते थे जो आरओ से क्लीन किया गया वाटर है, उसको मिनरल वाटर बोलते हैं, जबकि वो डीमिनरलाइज है, उससे सारा कुछ निकाल दिया है। अब लेकिन कुछ ऐसा आ रहा है, जैसे अब स्प्रिंग वाटर सबसे पॉपुलर, सबसे महंगा क्या है? स्प्रिंग वाटर। स्प्रिंग वाटर जानते क्या होता है? जो बड़े बड़े हीरो हैं, प्लेयर्स हैं, वो स्प्रिंग वाटर पी रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए स्प्रिंग वाटर पीता है, मतलब झरने का पूरा जो गिर रहा है उसमें कुछ प्रोसेसिंग नहीं करते, वो झरने का पानी भर दिया, हो गया स्प्रिंग वाटर। सो ये सारी चीजें हैं जो हमें देखनी है कि हम फिल्टर तक का इस्तेमाल करें। और दूसरी एक बात, पानी को फिर से हमें बॉयल करके पीने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि लोग तो आज डिटॉक्स के नाम पे पानी पी रहे हैं। मैं आपको सच्ची बताना चाहता हूं कि बॉडी में टॉक्सिन्स अगर पहुंच रहे हैं तो वो पहुंच रहे हैं बिकॉज ऑफ द वाटर, बिकॉज कंटामिनेशन की सबसे अधिक पॉसिबिलिटी पानी में। और आप कोई सब्जी खाते हैं, चाहे वो गंदे पानी से उगाई गई है, लेकिन फिर भी आप उसको बाहर पकाते हैं, तो वो 90% वहां पे वो क्लियर हो गई, बॉयल अच्छे से बॉयल होने के बाद। फिर आपके पेट में जाती है, वहां पे जठराग्नि उसको पकाती है, तो जो 10% रेमिनेंट ऑफ टॉक्सिन्स हैं वो वहां खत्म हो गए, वो अपने फिर हमें अंदर गया तो उसने नरिश ही किया। पानी एक ऐसी चीज है जो ना बाहर पकाया जा रहा है ना अंदर पकाया जा रहा है। बाहर भी हम उसे बॉयल नहीं कर रहे, अंदर भी जाकर के उसका जीभ से ही उसका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। मतलब आप 1/3 ऑफ द वाटर जो आप पीते हैं, मतलब सही क्वांटिटी में, उसका विद इन 10 मिनट्स उसका 1/3 एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में। तो अब अगर वो कंटामिनेटेड है तो सोचिए कि टॉक्सिन्स पहुंच रहे हैं हमारी बॉडी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आरओ भी हम लोग के क्लीन नहीं होते, कितना सब डर्टी होता है, जब वो क्लीन होता तब उसे देखिए। तो फिल्टर का इस्तेमाल करें और उसके बाद उसे बॉईल करें, दैट इज द बेटर थिंग। जितना नेचुरल रहेंगे उतना अच्छा है। और बाहर से मिनरल्स मिलाना मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकली हो पा रहा है। ये जो मिनरल वाटर है ये बेसिकली डीमिनरलाइज वाटर है, इससे मिनरल निकाले गए हैं, इसमें कुछ नहीं है, ये केवल एक वाटर विदाउट पावर है, ये पानी है बस, ठीक है, पानी है। यस सर। और शायद वेस्टर्न कंट्रीज में शायद आरओ भी अभी यूज कम किया है उन लोगों ने। मैं बता रहा हूँ मैडम आपसे, आप एक तरह से जो धरती माँ से ऑर्गेनिक नेचुरल कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज और जितने भी, अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है, एक और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली आज भी हमारी बॉडी जो है ना, उसको हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। हमारी बॉडी में कितने आयंस होते हैं, कितने इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो हमें नहीं पता। ये जो थोड़े से हम पकड़ पाए हैं आज का विज्ञान की, ये आयरन है, ये कैल्शियम है, ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीज है, ये कोबाल्ट है, ये मरकरी है, ये अरे आपने कभी गौर किया कि किसी पेशेंट को रेस्पॉन्स नहीं आता, आप उसको गोल्ड के प्रिपरेशन देते हैं और वो ठीक हो जाता है। तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि आपके फूड में और आपके वाटर में कहीं ना कहीं वो गोल्ड भी, गोल्ड जैसे अननोन मिनरल्स भी होते होंगे जो हम अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं,
वो बॉडी में पहुंचते हैं, वो सप्लीमेंट होते हैं और आप ठीक हो जाते हो। आप जब बाहर से मिलाते हैं तो आप वही मिला पाएंगे ना कि जो आपको मालूम है। जो नहीं मालूम है सैकड़ों, वो तो आप मिला नहीं रहे, तो शायद उनकी डेफिशिएंसी से हम उतने स्ट्रेंथफुल नहीं है। तो ये यस सारी सर। चीजें हैं, ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। हमने यस सर। नॉन मिनरल्स को तो मिला दिया, चलो मिला दिया, केमिकली मेड हैं या ऑर्गेनिक है मिला दिया, लेकिन जो अननोन मिनरल्स हैं जो हमने छान तो दिए लेकिन हम उनके अवेयर ही नहीं उनके बारे में, तो उनको कौन मिलाएगा। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हम अब वापस से जो नेचुरल चीजें हैं उनको क्लीन तो करें। हाइजीन तो वी हैव टू मेंटेन, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि उसकी स्ट्रेंथ ही खत्म कर दें चीजों की। सर असल में मैं बताऊं तो मैं पिछले कई साल से आई यूज ओनली टैप वाटर। मैं आरओ और इसका पानी नहीं पीती एंड आई फाइंड इट ठीक, मोर गुड एंड आई एम हेल्दी व्हेन आई यूज टैप वाटर। बढ़िया। अब हाँ लेकिन फिर भी मेरा एक सबमिशन है यहाँ पे कि हमारे यहाँ उतना अच्छा हाइजीन नहीं है, तो हाँ आप नहीं प्लीज उसे एट बॉयल कर दैट लीजिए। या आप बॉयल कर कभी लीजिए। यस जब हम उसको लगता है कि ये तब बॉईल करते हैं लेकिन नहीं, आप हमेशा बॉयल, आप दिन भर में मिला करके, मुझे नहीं लगता 1.5-2 लीटर से अधिक पानी पीते हैं। इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स। आप सुबह सुबह 2 लीटर पानी उबाल करके यू जस्ट फिल योर बॉटल्स एंड दिन भर वो पानी पीजिए। आपको ठंडा भी करना फ्रिज में रखिए, बट फर्स्ट यू बॉयल इट प्लीज, इट्स माई सबमिशन टू। ओके सर आपका नंबर शेयर करेंगे सर क्योंकि कभी हमको क्वेरी रहेगा तो इसको हम वो व्हाट्सएप ये करेंगे कॉल अचानक। हाँ सर इज वेरी बिजी। आपको पता है कि मैंने कितना रिक्वेस्ट किया सबसे, और गीतांजलि जी से पहले नंबर लिया, और खबर को बेटा मुझे पूछ लिया करो पहले, अगर ऐसा होगा तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ। And I think madam is more than competent to give you solutions and suggestions, even better than me. I am sure. मैडम बहुत आदरणीय हैं और मैडम आपको आपका सब। नॉलेज बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर साहब। कहने का प्रेजेंटेशन इतना सुंदर है कि मुझे लगता है कि बहुत सारे वैचारिक खांचे से लोग आते हैं। मेंटल आईक्यू सबका थोड़ा अलग अलग रहता है, मगर एक दिल्ली के और डॉक्टर थे, डॉक्टर के अग्रवाल जी, है ना, वो अभी कोविड के उसमें उन्होंने वैक्सीन वगैरह लगाई, लाइव सेशन किए थे, और उन जैसी प्रतिभा लगी मुझे आपकी कि इतना मामूली सी चीज ऐसे बता देते थे, और ऐसे आयुर्वेद के सिद्धांत भी खोल के रख देते थे, है ना। तो बहुत ही समझदार तरीके से हर एक व्यक्ति, जो चरक संहिता में तंत्र युक्ति की एक परिभाषा लिखी है ना, उदाहरण वो देते हैं जो इतनी आसानी से समझाया जा सके। तो ऐसा ही आप बोले और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और आज का लेक्चर बहुत ही बच्चों को लाभान्वित करेगा। एक डॉक्टर अक्षता श्रीवास्तव पूछ रहे हैं कि सुबह उठकर ल्यूकवार्म वाटर लेना चाहिए या नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला वाटर लेना चाहिए। देखिए, अगर आप इन जनरल मैं दोनों के लिए रिकमेंड करूंगा, आप किसमें ज्यादा कंफर्टेबल हैं। आप ल्यूकवार्म एक तरह से फायदेमंद है, वो ये कि उससे क्लीनिंग बहुत अच्छी। मैंने बोला कि मुझे 2 बड़े अच्छे रीजन समझ में आते हैं सुबह पानी पीने से कैसे हेल्प मिलती है। नंबर 1 गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, नंबर 2 क्लींजिंग ऑफ द सिस्टम। एंड इफ वी वांट टू क्लीन द सिस्टम, देखिए हमेशा ध्यान रखिए, हमारा पेट है, उसमें लेयर्स हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, वहां पोर्स हैं, उन्हीं पोर्स से ही एसिड आता है। ऐसे नीचे हम जाएंगे तो उन्हीं पोर्स से एंजाइम्स आते हैं। तो जैसे हर दिन आपके घर में आपकी मम्मी जो भी कोई कुकिंग करता है, आप पहले सुबह उठ के सब या रात में ही कोशिश करते हैं गैस वैस जो है वो साफ करके सोएं। कभी कभी गैस के ऊपर कुछ कुछ सब्जी गिर जाती है तो उसके जो पोर्स होते हैं, फ्लेम जहां से निकलती है, तो आपको फ्लेम अच्छी नहीं मिलती, तो आप उसे भी क्लीन करते हैं, अच्छे से क्लीन करते हैं, ब्रश से क्लीन करते हैं। तो एवरी डे आप वो सुबह के समय, क्योंकि दिन भर आपने उसको रिफिल करना है, तो आप क्लीन करते हैं। तो क्लीनिंग में मुझे लगता है गर्म पानी इज मोर इफेक्टिव, क्योंकि आपका पेट है, बोतल है, पोर्स हैं, तो कहीं पे अगर कुछ फैट चिपका हुआ है, कोई अन्न फंसा हुआ है, तो गर्म पानी से वो डिजोल्व हो जाएगा। और लेकिन गर्म पानी आप जल्दी से नहीं पी पाएंगे। अगर आप जल्दी से पानी पीते हैं, ताजा पानी पीते हैं, तो वो दैट विल बी मोर बेटर फॉर गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, जो इधर डाल के उधर कॉलन में स्टिमुलेशन देना।
गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? आप दिन में भी अधिक खाना खा लीजिए तो आपको प्रेशर बन जाता है। पानी बहुत अधिक पी लीजिए, आपको दिन में प्रेशर बन जाएगा। रीजन बीइंग आपने पेट भरा, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स सेट हुआ, आपको प्रेशर बन गया। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन पर्पज है कि थोड़ा पेट अच्छे से आपका साफ हो जाए तो आप नॉर्मल पानी पीजिए। अगर क्लीनिंग का दिमाग में है तो आप ल्यूकवार्म पीजिए। और ल्यूकवार्म के लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उठ करके पानी गर्म मत कीजिए, क्योंकि बेस्ट यूज तब होगा जब यू विल पुट योर बॉटल अलोंग विद योर बेड साइड और आप उठते ही पीते हैं। आपको कुल्ला भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब थर्मस का इस्तेमाल कीजिए। आप थर्मस लीजिए, उसमें आप पानी रखिए, हल्का गर्म, बहुत हल्का गर्म। रात पर वो गर्म रहेगा, थोड़ा सा नवाया गर्म, सुबह वो पी लीजिए। तो दोनों का ही इंपॉर्टेंस है। अगर कोई गर्म पानी पीना चाहे तो वो क्लींजिंग में बेटर है। अगर गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स के लिए चाहिए कि थोड़ा सा तेजी से पी ले, जल्दी जल्दी पी ले, तो वो जो है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स के लिए बेटर है। तो यू चूज कि आपका पर्पज, मेन पर्पज दोनों है, लेकिन प्राइमरी पर्पज क्या है उसके हिसाब से यू डिसाइड whether you have to go for a normal temperature water or lukewarm water. बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर उषा होला और डॉक्टर चंद्रकांता दोनों ने आपके लेक्चर की बहुत सराहना की है। और काफ़ी मैंने अभी कुछ समय से मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी क्वेश्चन मंगाने शुरू किए थे। उसमें एक प्रश्न है ऐसा, व्हाट शुड दोज पीपल डू हु डजंट फील थर्स्टी, जिनको प्यास ही नहीं लगती, ऐसे व्यक्तियों को जल हाँ, के उसमें क्या करना चाहिए? देखिए मैंने बोला जल सेवन का दो समय है। वन इज असेंशियल। असेंशियल मीन्स जो आपका प्यास पे निर्भर ही नहीं करता। पहला सुबह उठ करके उनको पानी पीने का कोशिश करना है, क्योंकि वो असेंशियल है। दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑफ योर थर्स्ट। भोजन के साथ, भोजने च अमृतम वारी, भोजन के साथ पानी पीना ही है। कैसे पीना वो मैंने बता दिया। भोजन के बाद भी आपका डाइजेशन ठीक से हो जाए, 2 बार आपको 1 बजे खाना खाया तो 3 बजे और 5 बजे 2 बार आपको पानी पीना ही है, आधा गिलास, क्योंकि आपको भोजन पचाने के लिए। तो ये 3 समय तो पानी पीना है। वो 3 समय इसलिए कि वो असेंशियल है। उसके बाद आपको प्यास नहीं लगती तो आपको ये देखना है, फिर भी आप यूरिनेट ठीक से कर रहे हैं तो डोंट ड्रिंक वाटर। आपका कुछ ना कुछ प्रकृति ऐसा है, कुछ ना कुछ आपका खान पीन ऐसा है कि वो सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पहुंच जा रहा है। हाँ, आप प्यास नहीं लग रही है और पेशाब भी ठीक से नहीं आ रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप असेंशियल समय भी पी लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बात मैं फिर से दोहरा देती हूँ। मैडम मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, मैं अपनी बात को लेकर के बड़े बड़े लोगों से मिला, बहुत लोगों से। मैंने आई विजिटेड ऑलमोस्ट 22 स्टेट्स। मैंने इंडिया को कवर किया, 10 करोड़ लोगों तक मैंने अपना ये कॉन्सेप्ट पहुंचाया है। सो मैंने बुक भी लिखी है, मैं आपको आई कैन शो यू, अगर यहाँ पे है वो बुक तो। अरे हम लोग का कौन पब्लिश करता है, खुद से पब्लिश करानी पड़ती है। आप यहाँ ये मिली है, लेकिन ये इस पुराने वाला वर्जन है। ये जल अमृत या विष ये पुस्तक है। ऐसे ही मेरे इंग्लिश में भी है, वाटर एलिक्जर और पॉइजन, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले, डॉक्टर हर्षवर्धन उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर थे। तो उन्होंने बोला कि यार डॉक्टर साहब आप क्या कॉन्सेप्ट लेके, उन्होंने पूरा मुझसे सुना और बोले कि मैं सुबह घूमने जाता हूँ और मेरे साथ के लोग जो है वो बोतल लेके पानी पे पानी पिया जाए, मेरे से तो पिया नहीं जाता। मैं जबकि खेलता भी हूँ, उनसे अधिक दौड़ता हूँ, तो मैं सोचता था मुझे कोई कमी है क्या। तो मैंने बोला नहीं नहीं, आपकी प्रकृति, पेशाब मेरा खुल के होता है बढ़िया मस्त। तो मैं कहा फिर आपको पीना भी नहीं है, वो आपको नुकसान करेगा। अगर आपको पेशाब 3 बार बहुत अच्छे से खुल के हो रहा है तो दैट मीन्स आपका कुछ ना कुछ बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है जो प्यास, खाना पीना हमेशा डिमांड पे लेना है, ठीक है। और आप शहनवाज हुसैन, भाजपा के प्रवक्ता, नेशनल प्रवक्ता, वो मिले। उन्होंने बोला कि मैं दिन भर में शायद डॉक्टर साहब 1 गिलास पानी पीता हूँ और मेरी वाइफ मुझे फोन करती है, मैं बाहर ट्रिप पे होता हूँ तो मुझे यही कहती है कि पानी पियो पानी पियो, बट मुझे प्यास नहीं लगती। तो आई एम योर, उन्होंने ये वर्ड बोला था उस समय कि आई एम योर ब्रांड एम्बेसडर, आपका इस पानी के कंसेप्ट का मैं तुम्हारा एम्बेसडर बनूंगा कि और मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। तो कहने का मतलब है, अच्छा एक चीज और देखिए कि बहुत सारे लोगों को स्टोन हो जाता है, उसके बाद उनको सबको एडवाइस, पानी खूब पिया करो, पानी खूब पिया करो। वो पानी पीते हैं, नॉर्मल आदमी से अधिक पानी पीते हैं। वापिस स्टोन किनको होता है, उन्हीं को होता है।
फिर सर्जरी कराते हैं, फिर वो और पानी बढ़ा देते हैं, फिर तो अलार्म लगा के पानी पीते हैं। तो थर्ड टाइम भी किनको होता है? उन्हीं को होता है। तो अगर पानी पीने से, अधिक पानी पीने से स्टोन नहीं बनना था तो फिर उनको तो फिर बनना नहीं चाहिए। सो ये बहुत बड़ा विषय है। अभी मैं इजाजत चाहूंगा, थोड़ा लंबा हो गया। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं वही कह रही थी। और 2-3 पार्टिसिपेंट्स को मैंने लोअर हैंड किया था इसलिए क्योंकि मैंने इसीलिए फेसबुक पर इसकी लिंक डालनी बंद कर दी थी कि मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए व्यक्ति मेरे पर्सनल नंबर पर आप क्वेश्चन डालिए। जिसको मैंने किमाया, अर्शिया वगैरह को जो किया, उन सभी डॉक्टर साहब रेगुलर व्यूअर है और बहुत अच्छी उनकी प्रेजेंटेशन रहती है, तो उनको मैंने अनम्यूट किया है। तो इसको अन्यथा न ले, थोड़ा मैनेजमेंट पर्पस से मैं ऐसा कर रही हूँ क्योंकि जिसको मैं जानती हूँ। और सबसे लास्ट में मैं डॉक्टर गीतांजलि जी को आमंत्रित करना चाहूंगी मेरी ओर से सर का धन्यवाद करने के लिए 2 शब्द। अगर मुझे मालूम होता डॉक्टर गीतांजलि सुन रही है तो मैं इतना ना बोलता, क्योंकि वो बोलते हैं, मुझे कम बोला करो। मैं मैं तो आप दोनों का ही धन्यवाद देना चाहूंगी। मैम ने इतना टाइम दिया और मैम इतने रिस्पेक्ट से बोलती है तो हमें लगता है कि हम इतने ज्यादा के तो काबिल नहीं है। थैंक यू सो मच मैम। और आज का डेफिनेटली प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा और मुझे लगता है कि सब जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें बहुत फायदा हुआ होगा और वो इसको अपनी प्रैक्टिस में यूज करके और अपने प्रैक्टिस को अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर गीतांजलि। जी, मैं भी विश्व आयुर्वेद परिषद से ओर से डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि इस मंच का उद्देश्य पूरा करने के लिए समर्पित भाव से आपने जो ज्ञान यज्ञ में आहुति दी है, वो बहुत लंबी देर तक एक YouTube के वीडियो के रूप में भी संरक्षित रहेगी। बहुत सारे लोग उससे फायदा उठाएंगे और भारतीय समाज को स्वस्थ करेंगे। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे आपका भी लास्ट धन्यवाद जी। जी सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। सबसे लास्ट में मैं शांति मंत्र ले रही हूँ, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी जगह से आयुर्वेद के लिए अपने उदात्त कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं प्लेजर। थैंक यू। फिर मुलाकात होगी जल्दी।